अगर हम सनातन धर्म की क्रोनोलॉजी को ट्रेस करें, आप कहाँ तक वेदों को ले जाते हैं? मैं 70,000 ईयर्स तक आपको पीछे लेके जाने वाला हूँ। उसके बाद भी मैं ये नहीं कह सकूंगा कि एग्जैक्टली ऋग्वेद कितना ओल्ड है। किंग मांधाता जो इक्ष्वाकु वंश के ही बड़े राजा होके गए, उनका तो सूक्त है ऋग्वेद में, उनका रामायण में वर्णन आता है, उनका महाभारत में वर्णन आता है, लेकिन हमें कुछ ज्यादा पता ही नहीं उनके बारे में। मांधाता को उनके वाल्मीकि नहीं मिले। ऋग्वेद में क्या आइस एज या फिर इस तरह की कोई बात? आइस एज करेक्ट है, लेकिन आइस एज कहाँ? हाँ, रामायण में थोड़ा सा मिलेगा, ऋग्वेद में भी आता है, चर्चा आता है। शतवर्ष हिम, तो ऋग्वेद आइस एज एक्सपीरियंस किया है, इसका मतलब वो पुराना है। 77,000 ईयर्स फॉरेस्ट लैंड्स, ग्रास लैंड्स, वो हिमालय में भी है। तो क्या 70,000 जब हम पीछे जा रहे हैं तो केवल भारत और भारत के आसपास ही सिविलाइजेशन दिख रही थी या और कहीं भी हो रही थी? श्रीलंका का एविडेंस 45,000 ईयर्स का पीयर रिव्यूड पेपर है कि जहाँ वाइल्ड हार्वेस्टिंग हो रहा था, उसके बाद दे वेर स्टोरिंग द ग्रेन्स, दे वेर कुकिंग द ग्रेन्स, चारकोल सब मिल रहा है। लेकिन नीलेश जी, क्या हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना अच्छा था कि इतना 45,000 ईयर्स पहले एग्रीकल्चर करते होंगे या 10,000 ईयर्स पहले? मैं बोला मुझे ह्यूमन बीइंग के इंटेलिजेंस का पता नहीं, लेकिन एंड्स 45 मिलियन ईयर्स से कर रही है। हम होमो सेपियंस के पहले भी जो जाते हैं, तो क्या वो अलग अलग जगह पे हुआ है कि या जो अफ्रीका से माइग्रेशन है? हाँ, कि होमो इरेक्टस केम आउट ऑफ अफ्रीका, रिटर्न एज होमो सैपियंस। रॉ मटेरियल बेसिकली केम टू अ सोफिस्टिकेटेड फैक्ट्री कॉल्ड इंडिया। उसमें उसको सोफिस्टिकेशन हमने बहुत सारा कुजिन करके बहुत सारे ह्यूमन स्पीसीज बना दिए और दुनिया भर भेज दिए। तो महाभारत के कुछ ऐसे प्रमाण इंडस वैली में तो मिलते नहीं हैं। अलेक्जेंडर का आर्कियोलॉजी एविडेंस विश्व में कहाँ भी नहीं है। डर्ट आर्कियोलॉजी का साक्ष्य मिली नहीं, इसलिए आप कहना क्या चाहते हैं कि इसलिए महाभारत नहीं हुई? नीलेश जी, आपका फिर से स्ट्राइकिंग थॉट शो पर स्वागत है। पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो डिबेट पॉडकास्ट में, मैं पहले ही जब कोई आता है तो सबसे पहले डिबेट पॉडकास्ट में बैठा देता हूँ। मतलब काइंड ऑफ आप समझ लीजिए कि परीक्षा ले ली है। आप क्या हम परीक्षा में पास हो गए? परीक्षा में मैं आपको पास मान कर ये पॉडकास्ट करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि जब डेटिंग की बात आती है, महाभारत रामायण की बात आती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चर्चा हो और आपकी चर्चा ना हो। हर कोई आपसे ही डिबेट करना चाहता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। अब ये सच है, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि जब भी डेटिंग की चर्चा होगी, अगर हमारे पास डेटिंग के बहुत ढेर सारे क्लेम्स हैं, विशेषकर रामायण और महाभारत को लेकर, तो जो क्लेम करने वाले हैं उनका पहले आपसे तो है, क्योंकि आपसे काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो आपसे क्लेम में वो विवाद तो होना है। विवाद आप कहें, संवाद कहें, वो होता है। यदि मैं एक पल के लिए आपकी जो डेटिंग है 12,209 BCE की रामायण की और 5,561 महाभारत की मान लेता हूँ, उस डिबेट पॉडकास्ट के बाद समझ लीजिए मैं मान लिया कि आपकी डेटिंग सही है, तब मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं। और फिर उसके लिए मैं आपको इस सिंगल में बैठा लिया हूँ कि आपकी अगर हम डेटिंग को सही मान लें, तो आपकी डेटिंग के अनुसार अगर हम सनातन धर्म की क्रोनोलॉजी को ट्रेस करें, तो कुछ सिद्धांत पहले से बने हुए हैं, वो तो हम नहीं ब्रेक कर सकते। डेटिंग तो फिर भी आप फिर रिसर्च करेंगे, कल को हो सकता है कुछ नए तथ्य मिलेंगे या आपको खुद लग जाए कि शायद गलत हो, या ये भी हो कि दूसरे सही कर लें। लेकिन ये जो तथ्य है कि पहले वेद हैं, फिर वेदांत जो उपनिषद हैं, फिर उसके बाद हम रामायण महाभारत की तरफ गए हैं और फिर पुराणों की तरफ गए हैं, ये तो सर्वसम्मति से हो रखा है। ऐसे में जब हम 12,209 BCE पर रामायण रखते हैं, तो वेद इधर तो रखेंगे नहीं। तो वेद जब उधर रखेंगे, उपनिषदों को उधर रखेंगे, अब मुझे समझना है कि फिर हम ये जो वैदिक आज हमें बताया जा रहा है 3,000 BCE, और उसके बाद इधर फिर 1,500 BCE वैदिक काल, फिर वेदांत, ये तो वैसे भी धराशायी हो ही जाता है। और इनफैक्ट जो 3,000 की भी जो अदर हिस्टोरियंस हैं, वो भी ये धराशायी मानते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड का या फिर लेफ्ट का एक प्रोपेगेंडा मानते हैं। लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगा और मैं इस पॉडकास्ट में मैं अपना एजेंडा ही बनाऊंगा कि मैं सनातन धर्म का पूरा इतिहास ट्रेस करूं आपके साथ, केवल महाभारत रामायण पे आपको ना रोकूं। परफेक्ट। तो इसमें पहला जो प्रश्न है आपसे यही कि 12,209 BCE पर हम बात कर रहे हैं, इसके साइमल्टेनियसली बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। पहले हम वैदिक दृष्टि से देखते हैं कि आप कहाँ तक वेदों को ले जाते हैं। अच्छा, संस्कृत अगर संस्कृत में, और चूंकि संस्कृत की भी अगर आप बात करेंगे तो रामायण और महाभारत तो लौकिक संस्कृत में है। और जो संस्कृत वैदिक संस्कृत है वो और क्लिष्ट संस्कृत है। और यदि वेद संस्कृत में लिखे गए तो संस्कृत का इतिहास और पुराना जाएगा। एक दिन में तो संस्कृत बन नहीं जाएगी यदि हम अवतरित ना माने। तो कहाँ तक जाएं? ओके, तो हमने जो बात की रामायण और महाभारत की,
और वो तो है 5561 BC या 12,209 BC, लेकिन सिंपल चर्चा के लिए हम ऐसा कहेंगे कि महाभारत 7,000 साल पहले, हाँ, रामायण हाँ, 14,000 साल पहले। तो लोगों को समझने में सिंपल रहते हैं, कि वो सोचते रहते हैं कि मैंने 12,209 करेक्ट कहा या नहीं करके, तो इतना भी रखा तो भी करेक्ट है, 7,000 साल पहले। तो ये जो 7 का जो आप हिंदी में पहाड़े कहते हैं, मराठी में पाढ़े कहते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन टेबल जैसा, टेबल्स, हाँ। तो उसका ही उपयोग हम नेमोनिक्स जैसा करते हैं। तो एक पहले संक्षिप्त में मैं उसका इतिहास बता सकता हूँ। महाभारत का महत्व यह है कि महाभारत की जो डेट है वो आप करेक्ट बता देंगे, और मुझे बहुत सारे मेरे जो सुनने वाले या मेरा जो अभ्यास, मेरा जो रिसर्च है वो स्टडी करने वाले लोग हैं, एकेडमिक्स में है, नॉन एकेडेमिया में है, रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, ऑर्डिनरी वॉक्स ऑफ लाइफ से सब लोग हैं, जिन्होंने डिटेल में स्टडी किया है। ये बोलते हैं कि वो मुझे सब बहुत सारे जो प्रश्न थे, सब प्रश्न तो नष्ट नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे प्रश्न में मुझे जो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रही थी, आपके महाभारत की विशेषता, महाभारत की बात करते हैं, महाभारत का समय समझने के बाद वो सब जिक्सॉ पजल के पीसेस जैसे फिट हो गए। अच्छा। क्योंकि महाभारत की चर्चा पुराण में आती है, सब पुराण में आती है, और पुराण ये ऐसे है कि वो स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ का अर्थ यह है कि उसमें अपडेट्स होते हैं। वैसे तो श्रुति ग्रंथ में भी अपडेट हुए, ऋग्वेद पे भी हम आएंगे, लेकिन स्मृति ग्रंथ प्राथमिकता से उसमें अपडेट करना जरूरी भी है, और उसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसा अपडेट किया जाता है और वो हम कैसा कंफ्यूज समझते हैं इंटरप्रिटेशन में। लेकिन आपको महाभारत की 7,500 ईयर्स की जो काल निर्णय है वो समझ में आ गया, तो बाकी जो सब ग्रंथ है, पुराण ग्रंथ है, बाकी जो दर्शन ग्रंथ है, उसके जो समय की हम जो बात करते हैं वो सब अप्रोप्रिएटली फिट हो जाता है। आयुर्वेदाचार्य वो मुझे कहते हैं कि रामायण से, महाभारत के समय से हमारी यानी कि आयुर्वेद के जो ग्रंथ है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, और भी है वाग्भट, और आगे पीछे के भी दत्तात्रेय, अत्रेय, वो जो मेधातिथि, विश्वामित्र, वो परंपरा है सुश्रुत की, उसके भी परफेक्ट संदर्भ फिट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये एक लोग कहते हैं उनको, उनके क्षेत्र में, इसलिए हमें महाभारत की महत्वपूर्ण है। रामायण इसलिए महत्वपूर्ण है कि और एक बड़ा हिस्टोरिकल इपॉक है। एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको कि अगस्त्य ऋषि है ना, इनकी चर्चा भी ऋग्वेद में आती है, महाभारत में आती है, रामायण में आती है। और एक कैरेक्टर मैं ले लूँ, किंग मांधाता, जो इक्ष्वाकु वंश के ही बड़े राजा होके गए, हम बड़े कह रहे, उनकी भी चर्चा, उनका तो सूक्त है ऋग्वेद में, फिर उनका रामायण में वर्णन आता है, उनका महाभारत में वर्णन आता है। इसका ही अर्थ ये है कि वो कुछ बड़े होके गए होंगे। सेम बात अगस्त्य की, लेकिन उनकी चर्चा और कहाँ आती नहीं। जैसे हम जितना हमें राम के बारे में पता है, जितना हमें कृष्ण के बारे में पता है, उतना और किसी के बारे में पता नहीं। तो मेरे को रिसर्चर्स के साथ, जैसे रूपा भाटी के साथ चर्चा हो रही थी, उन्होंने जो उत्तर दिया मुझे अच्छा लगा। मैं बोला ऐसा मानदाता तो सब जगह चर्चा होती है, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा पता ही नहीं उनके बारे में। लेकिन कुछ तो बड़े होंगे, नहीं तो ऋग्वेद में चर्चा है, रामायण में, महाभारत में, अगस्त्य की भी वही है। वो उन्होंने क्या बोला, ह्यूमरसली आंसर दिया, बट आई थिंक इट्स अ वेरी रियल आंसर। उन्होंने बोला कि मानदाता को उनके वाल्मीकि नहीं मिले। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें लॉस्ट है, तो उसका हम थोड़ा जितनी साक्ष्य उपलब्ध है उससे हम चर्चा करेंगे। एक फास्ट आपको मैं 70,000 ईयर्स तक पीछे लेके जाता हूँ जी। तो इस सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा निमोनिक से थोड़ा आगे पीछे 1,000 साल आगे पीछे करना पड़ेगा। तो 7,000 साल पहले महाभारत, 14,000 ईयर्स अगो उसके पहले 14,000 साल पहले रामायण, अभी 7 × 3 21,000 ईयर्स, वो जो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम का वो एंड पीरियड है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली जो ऋग्वेद है वो 21,000 साल के पहले के है। अच्छा। उसके बाद में के कोई संदर्भ ऋग्वेद में ही है, उसकी चर्चा हम थोड़ी सेपरेट करेंगे, क्यों है वो करेंगे। लेकिन सिंपल लोगों को ध्यान में रहने के लिए 3 चीज़ों भी रखनी है ना उनको, तो भी एक बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि अदरवाइज हमारी जो क्रोनोलॉजी है वो 3,000, 5,000, 7,000 साल में पड़ी हुई है, और उससे बाहर निकलने को, बाहर के लोगों को तो छोड़ो, लेफ्टिस्ट का भी छोड़ दो, लेकिन हमारे इंडिक लोगों को भी उसमें हिम्मत नहीं होती। तो 21,000 तक का ठीक है। तो ऋग्वेद डेफिनेटली उसके पीछे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऋग्वेद 21,000 ईयर ओल्ड है, मैं बोल रहा हूँ उससे ओल्डर है, कितना ओल्ड हमें पता नहीं। मैं 70,000 ईयर्स तक आपको पीछे लेके जाने वाला हूँ, उसके बाद भी मैं ये नहीं कह सकूंगा कि एग्जैक्टली ऋग्वेद कितना ओल्ड है।
उसके बाद में का भी हो सकता है, पहले का भी हो सकता है। और ये भी बताऊंगा कि ऋग्वेद के जो सूक्त है वो कोई एक समय में लिखे हुए नहीं है, वो क्यों नहीं है ऐसे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बट लेट मी टेक यू टू 70,000। तो 21 के बाद कितना आएगा? 28,000। 28। तो 28,000 ईयर्स अगो, अप्रॉक्सीमेटली 28,000 BC यानी कि 30,000 ईयर्स अगो क्या हो गया, उसकी साक्ष्य हमारे पास ये है कि आज हमारे पास जो नक्षत्र सिस्टम है कि जिसकी चर्चा नहीं, जिसका उपयोग रामायण में वाल्मीकि जी ने किया है, जिसका उपयोग व्यासदेव जी ने महाभारत में किया है, और आज भी हम जिसका उपयोग कर रहे हैं हमारे पंचांग में, जो नक्षत्र 27, 28 नक्षत्र की जो सिस्टम है, इसका फॉर्मेशन 28,000 ईयर्स अगो हुआ। ये हम साक्ष्य के साथ बता सकते हैं। इसकी साक्ष्य सूर्य सिद्धांत में आपको मिल जाती है, इसकी साक्ष्य आपको महाभारत में भी मिल जाती है। ओके, क्या है साक्ष्य? अभी डायग्रेशन होगा तो हाँ ठीक है, फिर आएंगे आप हर एक इपॉक पे हम जा सकते हैं। 28,000 के बाद समय आता है 35,000। 7 का पहाड़ा हमें करना है तो करेक्ट कीजिए मुझे। हाँ, 35,000 ईयर्स अगो का जो हमारा एक जो अच्छी साक्ष्य है हमारे पास, वो मेरे को रिसर्चर रूपा भाटी जी का संशोधन है, और उसको मैं पूर्णतः मानता हूँ। उनका मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उनको वो क्रेडिट जाना चाहिए करके, लेकिन कभी ऐसा लगेगा कि भाई उनको ऊपर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम कन्विंस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसका। तो 35,000 ईयर्स अगो का जो वर्णन है वो मैत्रायणी आरण्यक, मैत्रायणी उपनिषद में आता है। तो किंग बृहद्रथ नाम के इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, और वो उनके समय का जो मैत्रायणी उपनिषद या अरण्यक में जो वर्णन है वो ऐसा वर्णन है कि उनके समय में ऐसा बोला जा रहा है, बहुत सारी बातें बोली जा रही है, मैं 3 बातें उद्धृत करता हूँ। एक ऐसा है कि वो बोल रहे हैं कि जो ब्राइट पोल स्टार है, जो ध्रुव तारा, एकदम तेजस्वी ध्रुव तारा जो आकाश में है, वो अपने स्थिति से ढल रहा है, मूव हो रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम इट्स प्लेस, शिफ्टिंग। ये एक है। दूसरा उन्होंने उसमें कहा है कि जो वसंत संपात, स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, वो मघा नक्षत्र में है। अच्छा। और तीसरी बात, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन तीनों बात इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये कहा है कि उनके समय में ओशंस, यानी कि समुद्र, या क्या हिंदी में समुद्र ही कहेंगे, सूख रहे हैं, ड्राई होते जा रहे हैं। ओके ना, उसका हमें समय दिखाना है तो कैसा समय दिखाएंगे? पहला एक पोल स्टार है वो थोड़ा दूर रखते हैं, लेकिन जो वसंत संपात मघा नक्षत्र में आ रहा है उसका हम टाइम डिसाइड कर सकते हैं। आज नहीं है, आज से पीछे चले जाएंगे तो 10,000 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि वसंत संपात मघा नक्षत्र में आ रहा था। लेकिन उसमें और एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उस समय समुद्र की लेवल ऊपर आ रही थी, लास्ट 20,000 साल से ऊपर आ रही है, तो समुद्र सूख नहीं रहे थे, तो वो नहीं हो सकता। तो फिर हम संपात चलन का उपयोग करेंगे। तो संपात चलन 8,000 BC से, यानी कि 10,000 साल पहले, उसमें 26,000 ईयर ऐड करो तो 35,000 ईयर का समय आ जाता है। वो समय हम जियोलॉजिकल डेटा देखेंगे ना, तो सडन एक सिग्निफिकेंट लेवल में समुद्र की लेवल नीचे जा रही थी, ऑलमोस्ट लाइक वैली में नीचे जाने जैसा, इतनी फास्ट जा रही थी। तो ये वर्णन आ गया। डाइग्रेस नहीं करूँगा, नहीं, ये सब्जेक्ट पे ही है। हाँ, सब्जेक्ट पे ही रहूँगा। मे भी दर्शक मुझे बाद में गाली भी दें, नहीं देंगे। इसमें जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स की जो लंबे समय के होते हैं, हाँ। जैसे कि पोल स्टार का आप बता रहे हैं ढलना हुआ, हाँ। या फिर समुद्र का सूखना हुआ, ये एक दिन की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं है, ये कम से कम 1,000 साल या फिर 100 साल, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और वसंत संपात का मघा नक्षत्र में होना, वो वसंत संपात में मघा नक्षत्र है, ऐसी स्थिति समझ लो 1-2 हज़ार साल तक रहेगी, लेकिन वो फिर आने के लिए 26,000 ईयर्स लगेंगे। तो ये एक हमारे पूर्वजों की नॉलेज होती है, जिसने लिखा उनकी नॉलेज ये कि हमारी प्रीवियस जनरेशन ने ऐसा बोला है तो अभी भी मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये सडन तो है नहीं, 1-2 दिन की चीज़ें नहीं है। तो ये इसको क्यों वो बनाना, मतलब किसी चीज़, समुद्र सूख रहे हैं, मैं कैसे लिख सकता हूँ? अभी समझ लो, अभी का हमारा समय है, तो आप बोल सकते हैं कि देखो, जब मैं एक जनरेशन में एक आदमी बोल सकता है कि मैं बचपन में जो था ऐसा करके। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, दोनों तरफ से उत्तर देता हूँ उसका, कि बचपन में ये शहर में, जैसा मैं नासिक में, अभी नासिक से आया, तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि पहले नासिक में ना एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं, फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी एयर कंडीशन की भी ज़रूरत है, फ़ैन की ज़रूरत। तो एक पर्सन के लाइफ टाइम में ये फ़र्क हो गया। और आपने जो प्रश्न पूछा उसका और एक महत्व है,
और हम जब चर्चा करेंगे तो उसमें आ जाएगा वो कि आपने जो प्रश्न पूछा ऐसा है कि भाई ये तो हजारों साल लगते हैं, तो ये आदमी कैसा कह रहा है कि समुद्र सूख रहे हैं, बिकॉज उसको तो उतना ही समुद्र दिखेगा। तो द वेरी फैक्ट वो ऐसा कह रहे हैं, इसका अर्थ ही ये है कि उनके पास पास्ट डेटा है। हाँ? वही मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि वो जनरेशंस का डेटा है। और हम जैसे देखेंगे उसमें आपके याद समझ में आ जाएगा कि जनरेशंस का डेटा है। तो ये तीनों बात हम साथ में लाएंगे जिक्सॉ पजल जैसा, कि समुद्र सूख रहे, वसंत संपत मघा नक्षत्र में है, और ब्राइट पोल स्टार मूव हो रहा है। एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी सब कुछ मूव हो रहा है, तो सब जगह मूव ही हो रहा है। तो ये तीनों को साथ में लाएंगे तो जो समय आता है वो 34,500 BCE, तो किंग बृहद्रथ का समय है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी का। ना वो डायनेस्टी का जहाँ वो मैत्रायणी उपनिषद में या अरण्यक में जो संबंध आता है, जो वर्णन आता है, उसमें इक्ष्वाकु वंश के और राजाओं का नाम आता है। उसमें ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैल्यू क्या है देखो, उसमें भगवान राम का नाम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। भगवान राम का समय 14,000 है तो कॉन्फ्लिक्ट हो गई, उनका नहीं है। लेकिन बृहद्रथ के पीछे का राजा का ही नाम आएगा, ऐसा हम समझ लेते हैं। तो उसमें जो नाम है, उसमें मुझे सब नाम नहीं आ रहा है, लेकिन जो एक दो नाम आ रहा है, सगर का नाम है, हरिश्चंद्र का नाम है। अच्छा। अभी हम वही सेम तर्कशास्त्र से उसका उत्तर लेंगे तो उसका क्या अर्थ होता है। सगर भी बहुत होके गए, दिलीप भी अनेक होके गए इक्ष्वाकु डायनेस्टी में, शायद हरिश्चंद्र भी ज़्यादा होके गए होंगे। लेकिन जो हमें कुछ पता है, हमसे ये कह सकते हैं कि उसके पहले भी इक्ष्वाकु वंश था। ये कुछ सडनली उनके बृहद्रथ के साथ उसका प्रारंभ नहीं हुआ। और जो हमें नाम पता है अच्छी तरह से, सगर का नाम पता है, वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन आता है कि सगर ने अपने पुत्र को, असमंज को अपने राज्य से निकाल दिया था। तो सगर उसके पहले है, हरिश्चंद्र उसके पहले है। जैसा कि वाराणसी में जाके आप हरिश्चंद्र घाट देखोगे, वो घाट का आर्कियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो स्मृति इतनी पुरानी है, वो एक समझ में आता है। 35 के बाद आगे का कितना आएगा, 42,000 आएगा। 42। तो 42,000 और उसके 49,000 मैं एकत्र लेता हूँ क्योंकि वो एक इवेंट बता रहा हूँ, जियोलॉजिकल इवेंट बता रहा हूँ। उसका वेद के लिए क्या महत्व है और हमारे क्रोनोलॉजी के लिए क्या महत्व है, हम बाद में चर्चा करेंगे। अबाउट 49,000 यानी कि 50,000 ईयर्स से लेके 42,000 यानी कि 40,000 ईयर्स तक, ये समय में इसका महत्व यह है कि यमुना नदी जो सरस्वती की ट्रिब्यूटरी थी, वो सरस्वती से निकल के गंगा को मिलने लगी। उसका प्रारंभ 50,000 ईयर्स अगो हुआ। ये हमारी जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, हाइड्रोलॉजी, ये सेडिमेंटोलॉजी, ये सब साइंस से पता चलता है। 35 से ज़्यादा पेपर्स है सिर्फ ये सब्जेक्ट पे, यमुना कब सेपरेट हो गई। अच्छा। ओके। और उसका अंत कब हुआ, लाइक परफेक्टली कब कंप्लीट हो गया, तो 40,000 ईयर्स में। तो ये 42 और 49 के लिए अभी नेमोनिक से करके मैं 7 का मतलब 10,000 साल का यहाँ पे लगभग 10,000 साल के संबंध में है। और उसके बाद में भी यमुना की एक दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी सरस्वती को मिलती थी, दृषद्वती। अच्छा। वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। ओके, उसके पीछे हम चले जाए 49 के बाद तो 56 आएगा, आई थिंक करेक्ट ना, 56,000 ईयर्स। तो 56,000 ईयर्स पहले की या 56,000 BC की बात करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। हमने बात की कि नहीं कल, पता नहीं, शायद जेनेटिक्स में बात की कि एक जेनेटिक्स में महाभारत के समय में पीक आता है। तो जो 150,000 ईयर्स का, 1,50,000 साल का जो हमारे पास डेटा है, उसमें महाभारत जितना तो पीक नहीं है, लेकिन वेरी सिग्निफिकेंट पीक हमें दिखता है महाभारत जैसा ही, कि जहाँ सडनली पुरुष लोगों का मीन्स वाई क्रोमोसोम्स बॉटलनेक जैसा हो गया। महाभारत इतना तीव्र नहीं हुआ। दशराग युद्ध बता रहे हैं, दशराग युद्ध बता रहे हैं। हाँ, नहीं, दाशराज्ञ है कि नहीं 100% पता नहीं है, थोड़ा स्पेक्युलेटिव है, बट कुछ तो हुआ कुछ। ओके। और इसलिए मेरा स्पेक्युलेशन क्या है कि वो एक पॉसिबली दाशराज्ञ युद्ध हो सकता है, और दूसरी है पॉसिबिलिटी, ये स्पेक्युलेशन है, दोनों भी स्पेक्युलेशन है, कि भगवान परशुराम जी ने उन्मत्त हुए क्षत्रियों का 21 बार नाश किया, ऐसा जो हम कहते हैं, शायद वो हो सकता है। ओके। और उसके बाद चर्चा आती है कि परशुराम वो क्षत्रिय नष्ट होने के बाद फिर क्षत्रिय वंश का पूरा नाश हो गया, तो फिर क्षत्रिय वंश का निर्माण कैसा हुआ, इतर वर्णों के लोगों ने वगैरह, ऐसा वर्णन आता है। तो शायद हो सकता है, इट्स अ स्पेक्युलेटिव। 56 के बाद आएगा 63। तो 63,000 के यहाँ ऐसा कोई स्पेसिफिक बिग इवेंट नहीं है, लेकिन जो ब्रह्म राशि, जो ब्राइटेस्ट स्टार हम जो बात कर रहे हैं, ब्रह्म राशि यानी कि अभिजीत, उसका ही अर्थ है इंग्लिश में वेगा। एकदम दी रेफरेंस स्टार समझा जाता है। उसकी जो मैग्नीट्यूड ब्राइटनेस है वो 1 समझी जाती है, रेफरेंस गोल्डन स्टैंडर्ड, उधर से वो डिविएशन होता है। तो जो वेगा स्टार है
उसका उत्तर ध्रुव होना ये रामायण के समय में हुआ था, हमारे यहाँ से पीछे जाके 12,000 BC में, ब्रह्म राशि विशुद्धश्य शुद्धाश्य परमश्या। फिर अभी जो मैंने बृहद्रथ का बात की, तो बृहद्रथ का समय है 35,000 का, लेकिन 38,000 BC में यानी कि 40,000 ईयर्स अगो हमारा वही ब्रह्म राशि अभिजीत वेगा वो पोल स्टार था। उसमें अभी फिर आपको 26,000 ईयर ऐड करने हैं, तो 63 के आसपास का समय आ जाता है, 38,000 BC के बाद 63। तो तब ब्रह्म राशि वेगा ये पोल स्टार था। तो उसका जो समय, ये भी स्पेकुलेटिव है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये वेरी लाइकली जो स्वयंभू मनु का समय जो हम समझते हैं वो हो सकता है। वो किससे से मैं बात कर रहा हूँ कि पुराण में जो कथा आती है ध्रुव की, सूर्यवंशी उत्तानपाद किंग ऐसा होके गए, वो स्वयंभू मनु का समय की बात करते हैं। और उसका जो 2 पत्नी थी, एक वो ध्रुव था, एक उत्तम, ऐसे 2 पुत्र थे। जो ध्रुव की जो हमें स्टोरी आती है, पौराणिक स्टोरी, हाँ। उसका उगम शायद वहाँ है, ऐसा करके। और वो क्या है, तो अभी मनु का प्रारंभ वहाँ से हुआ, जो मानव वंश का यानी सिविलाइजेशनल सेंस से, उसके पहले भी मानव थे। तो ये शायद वो क्यों हो सकता है। तो लास्ट जो मैं इवेंट बताने वाला हूँ 70,000 से, उसको आपको परिचय आ जाएगा। तो 63 के बाद हम 70,000 ईयर तक जाते हैं। तो 72,000 ईयर्स या 72,000 BC आसपास का समय, तो उधर एक बड़ी घटना हो गई, वो है टोबा एक्सप्लोजन। टोबा एक्सप्लोजन यानी कि वो वोल्केनिक इरप्शन हो गया। लास्ट 1,00,000 साल में सबसे बड़ा वर्ल्ड में हुआ एक्सप्लोजन मीन्स वो टोबा एक्सप्लोजन है, जो सुमात्रा, अभी जो इंडोनेशिया का आइलैंड हम कहते हैं, भारत के बहुत नज़दीक है, वो अंडमान निकोबार के नीचे वाला। वहाँ अभी उसके कारण जो लेक बना है उसको टोबा लेक बोलते हैं, इसलिए टोबा एक्सप्लोजन। तो इतना बड़ा इरप्शन हुआ, और जो उसकी जो डायरेक्शनली ऐश, जो उसने ऐश फायर सब जो फेंक दिया, वो पूरा भारत का जो कॉन्टिनेंट है उसके तरफ आ गया। सिर्फ भारत नहीं, मीन्स ब्रह्मदेश, थाईलैंड से लेके चाइना, तिब्बत से लेके आपको मिडल ईस्ट और अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, सब जगह उसका एविडेंस मिलता है आपको। जैसे कि आप ज्वालापुरम में जाएंगे, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में, या अभी क्या उसका नाम होगा, आंध्र प्रदेशी नाम है। तो आप चित्र देख सकते हैं कि नीचे से सैंड, फिर मीन्स मिट्टी, उसके बाद वो ऐश का लेयर आता है, और उसके बाद फिर मिट्टी। अच्छा। और वो ऐश लेयर का जो डेटिंग है, हमारे बड़े ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका नाम मुझे रवि कोट्टीसार या ऐसा नाम है, मैं थोड़ा करेक्ट नाम नहीं है तो उनकी मैं क्षमा मांगूंगा। तो उनका रिसर्च है वो, और उसका डेटिंग 72,000 BC आता है। वो एविडेंस पूरा हमें भारत खंड में सब जगह मिलता है, अरेबियन सी में मिलता है, तो वो कोई डाउट ही नहीं है उसमें। इंटरेस्टिंग बात यह है, 2 बातें, उसके नीचे स्टोन टूल्स मिलती है, उसके ऊपर भी स्टोन टूल्स मिलती है। इसका अर्थ यह है कि पहले भी लोग थे और उसके बाद भी लोग सर्वाइव हो गए, इमीडिएट लेयर्स में मिलते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा जाना नहीं पड़ता। और एक बात, हमने जो जेनेटिक्स की बात की ना, तो एक 7,500 वाला पीक है, दूसरा 56,000 वाला पीक है, और तीसरा एक पीक या वैली आप कह सकते हैं उल्टा हुआ है। अच्छा। हाँ, और मिस यहाँ X क्रोमोसोम्स बॉटलनेक हुआ है। और फिर आपका यस्टरडे का डिस्कशन याद है, तो कुछ नॉर्मल जब चल रहा है तो नॉइज जो है वो 3:1 है, X क्रोमोसोम्स 3 है और 1 है। इसका अर्थ क्या है, आप भी इंजीनियर हैं, Y क्रोमोसोम्स बॉटलनेक होना बहुत ईजी है, क्योंकि एक ही है एज सच, उसको थोड़ा धक्का हो गया तो वो बॉटलनेक होगा। X क्रोमोसोम्स तो वैरायटी एज सच ज़्यादा है, तो उसमें बॉटलनेक होने के लिए बहुत कुछ होना पड़ेगा, और वो आपको सिग्नल भी मिलता है, एग्जैक्टली 72,000 BC को सिग्नल मिलता है। इसका अर्थ यह है कि जब टोबा एक्सप्लोजन हुआ, उसके कारण हमें पता नहीं, बहुत सारा स्पेकुलेशन या एनालिसिस हो सकता है, लेकिन बहुत सारी जेंडर बेस्ड लाइक स्त्री लोगों का उसमें नष्ट होना हुआ होगा, और सिग्निफिकेंट हुआ होगा, इतना कि उसमें X क्रोमोसोम्स बॉटलनेक है, उसका हमें सिग्नल मिलता है। इट परफेक्टली मैचेस टोबा एक्सप्लोजन। तो वो क्यों हुआ हमें डाउट नहीं है। तो दिस इज़ आवर हिस्ट्री, क्योंकि उसके पहले भी स्टोन टूल्स है, उसके बाद में भी स्टोन टूल्स है। और एक थोड़ा सा बता दूं कि अब एक स्टोन टूल्स है, तो हमारे सुनने वाले लोगों को ऐसा लगेगा तो ये तो भाई एकदम आदि मानव जैसे हो गए, उसमें आप संस्कृति की क्या बात कर रहे हैं। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आप अभी पापा न्यू गिनी चले जाइए, या अमेज़न के जंगल में चले जाइए, या पिग्मी में सेंट्रल अफ्रीका में चले जाइए, तो उनका जो अभी जैसा कि जोए ट्राइब्स है अमेज़न में, उनका संबंध तो 80 के पहले कोई हमारे मॉडर्न ह्यूमन के साथ संबंध भी नहीं आया था। तो 80 के बाद जब संबंध आया तो इनको इतना आश्चर्य लगा कि वो पूरा कोई संबंध नहीं है, दे आर सेल्फ सफिशिएंट ट्राइब, जोए ट्राइब।
और इतना आपको उनका कल्चरली वो सोफिस्टिकेटेड लगेंगे ना, आश्चर्य हो जाएगा आपको कि उनकी भाषा है, उनके पास जो सब चाहिए वो है, एल्डर लोगों का केयर है। तो ये हमें, हमारा जो एक भ्रम है वो निकालना, हमारा मीन्स आपका और मेरा नहीं कह रहा हूँ, पूरा अभी ह्यूमैनिटी का जो एक लास्ट 500 ईयर्स में स्पेशली भ्रम होके बैठा है कि सोफिस्टिकेशन मीन्स माइक्रोफोन होगा और स्मार्टफोन होगा तो ही सिविलाइजेशन है, बिग बिल्डिंग होगी तो सिविलाइजेशन है, फिलॉसफी उसके पहले कैसी आ सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो एक छोटा एरिया में भी वो अपना पूरा नीड्स मीट करते हैं, उनके पास फिलॉसफी नहीं है बट वेरी सोफिस्टिकेटेड लाइफ वो जीते हैं। और यही हमारा बेसिस है कि हमारे यहाँ सिंपल लाइफ होगा तब हम ऋग्वेद की चर्चा करेंगे, लेकिन फिलॉसफी, वेरी एडवांस फिलॉसफी ऋग्वेद में भी है और बाद में के ग्रंथों में भी है। तो नीलेश जी, आपने जो पूरा ट्रेस किया है, ये मतलब मेरे लिए भी और मुझे लग रहा है इंडियन यूथ के लिए एक नया एक टाइमलाइन मिली है जो अभी 70,000 तक पहुंच गई है। लेकिन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी बनता है और जो मेरे लिए भी शॉकिंग है कि हम पढ़ते आए हैं और हमें पढ़ाया भी जाता है कि जो लास्ट आइस एज रही है, लेटेस्ट भी आप माने तो लगभग आप 1 लाख 1.5 लाख साल पहले से अभी 10,000 तक वो एंड होता है, और हम बात बीच की कर रहे हैं, 70,000 60,000 पे बात कर रहे हैं। और ऋग्वेद में तो सरस्वती नदी की बात होती है कि सरस्वती नदी अपने फुल उस पे थी। तो और ऋग्वेद में क्या आइस एज या फिर इस तरह की कोई बात मुझे नहीं लगता कि हुई है जहाँ पर बर्फ की चर्चा या इस प्रकार की चर्चा हो, या राजा इक्ष्वाकु वंश में इस प्रकार की बात हुई हो। तो इस तरफ क्या वो आइस एज का मुझे पूरा समझाइए कि अच्छा, फिर ये आप यहाँ पे कैसे कॉन्ट्राडिक्शन दिखते हैं। एक तो आइस एजेस जो होता है पृथ्वी पे बात कर रहे हैं, तो एक तो मिलियंस और मिलियंस ईयर्स का भी साइकिल है, ऐसा करके उसकी हम बात नहीं करने की जरूरत नहीं है। अभी जो एक लास्ट, अब बिकॉज मैंने अभी 70,000 साल की बात की तो हम उधर तक रेस्ट्रिक्ट रखते हैं, तो समझ लो लास्ट 1,50,000 साल की बात करते हैं। तो समुद्र की जो लेवल है ना, उसकी मैं चर्चा करता हूँ क्योंकि उसका आइस एज के साथ संबंध है, क्योंकि समुद्र की लेवल भी नीचे क्यों जा रही है। तो समझ लो आप 1,50,000 साल के डेटा ले लीजिए, और उसमें समुद्र का पानी नीचे जाना कब हुआ, जो ओशन ड्राई हो रहे हैं हम कह रहे हैं, या पानी नीचे जा रहा है, वो कब तक नीचे गया और ऊपर कब आ रहा है, ये हमें देखना है ना। तो उसका उत्तर ये है कि 1,20,000 साल पहले से समुद्र का पानी नीचे जाने लगा। तो नीचे मीन्स वो कंटिन्यूस नहीं है, वो स्टॉक मार्केट जैसा जा रहा है, लेकिन नेट लाइन आप करोगे तो ऐसा ही जा रहा है। ऐसा नीचे जाते जाते कब तक नीचे गया, 20,000 ईयर्स पहले तक, आज से 20,000 BC समझ लिए सिंप्लिसिटी के लिए। तो 120,000 BC से लेके 20,000, तो मैं आपको ग्राफ भेज सकता हूँ, उसका वेरी क्लीन ग्राफ है। उसमें ही 34,500 BC बृहद्रथ के लिए जाएंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली सा डीप वैली जैसा मिलेगा। तो वेरी क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड नीचे है तब। वो नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि जो पानी आइस में फॉर्म होके लैंड पे लैंड लॉक्ड होके बैठा है, इसलिए नीचे जा रहा है। बिकॉज वो आइस होके समुद्र में रहेगा तो इतना नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज समुद्र में भी वो सिंक होके बायंसी से वगैरह इफेक्ट होगा ना, तो पानी में ही है। तो इसमें ये देखना पड़ता है कि जो आइस हुआ वो कहाँ हुआ। इसलिए जो आइस एज की जब हम बात करते हैं ना, तो जेनेरिक भाषा में बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लोगों का ये मिस्टेक हो जाता है। बोलते सब जगह आइस एज है। हमारे भारतीय संशोधक भी है जो प्रो इंडिक भी है, वो भी ये डर जाते हैं रामायण का समय सुन के। आगे की तो पीछे की तो ऋग्वेद की आप बात करें, ऋग्वेद की बात छोड़ दो, रामायण की बात करके एक नाम लेता नहीं, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है। नाम लेने में तो मैं कभी डरता नहीं। नहीं, आप नहीं डरते। तो वो कहते हैं बिकॉज ये अभी नेगेटिव है, तो ऐसा लोग सोचते हैं कि डेलिबरेटली नाम लिया इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, बिकॉज वो नेगेटिव सोचा जा सकता है करके। जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने तो ऐसा कहा कि अरे ये 14,000 ईयर्स अगो रामायण के समय जो नीलेश जी बोल रहे हैं, उसमें तो हम वी वर शिवरिंग विद अ कोल्ड। तो उनको मैं आश्वस्त, मुझे शब्द पता नहीं हिंदी में, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति भारत में नहीं थी। इसलिए हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए कि आइस एज करेक्ट है, लेकिन आइस एज कहाँ, कब ये हमने बोला 10,000 तक आपने बोला वो करेक्ट है, अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट है। तो ये जो आइस एज की हम जो बात करते हैं, ये आइस एज का जो संशोधन है वो किसने किया, कौन आइस एज की बात कर रहा है। भारत में आपको आइस एज का डिस्क्रिप्शन ही नहीं मिलेगा। रामायण में थोड़ा सा मिलेगा, ऋग्वेद में भी आता है, चर्चा आता है। शतवर्ष हिम, ऐसा ऋग्वेद में उल्लेख है।
अच्छा, हाँ, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ हिम का ही चल रहा है, ऐसा वर्णन है। तो ऋग्वेद आइस एज एक्सपीरियंस किया है, इसका मतलब वो पुराना है। विंटर इज कमिंग। हाँ, विंटर इज कमिंग। एक्चुअली ऐसा आपने कैसे वो विंटर पुराना इज, नहीं वो वेरी रिलेवेंट है। हाँ, विंटर इज कमिंग आप बोल रहे गेम ऑफ थ्रोन्स में। हाँ। मैं इतना अभी किसी के साथ मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बोला ये मेरा इतना जॉनरा नहीं है। मैं बोला मेरा भी वो जॉनरा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए देख रहा था कि आप देखते देखते उसमें इतने आर्केटाइप्स देखते हैं कि जो महाभारत, रामायण और ऋग्वेद से उन्होंने लिए हैं। तो शतवर्ष ये है। और इंद्र पुरंदर, वो जो फोर्ट्स में जो नमुची ने वो एकदम लैंड में वाटर फ्रोज करके रखा है, उसको रिलीज किया, ऐसा जो ऋग्वेद की जो वर्णन है वो भी वो समय की वर्णन है। लेकिन थोड़ा करेक्शन पहले इसलिए करना देना इंपॉर्टेंट है कि आइस एज हो कहाँ रहा था। तो अभी हम लेटेस्ट आइस एज लेते हैं, लेटेस्ट जो LGM, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम, वो जो आइस एज की जो बात है वो अप्रॉक्सीमेटली अभी 120,000 ईयर से ही चल रहा है, स्लोली हो रहा है। लेकिन इंटेंस जो बात है ना, वो अबाउट 35,000 ईयर्स पहले से 20,000 ईयर्स, एक 15,000 साल का पीरियड, उसमें वो सबसे इंटेंस था। अच्छा, हाँ, उसका इफेक्ट भारत में भी हुआ। तो ये ऋग्वेद की जो वर्णन आते हैं वो ऋग्वेद की ये समय के भी वर्णन हो सकते हैं, जैसा मैं बोला 20,000 पहले की वर्णन है। लेकिन जो सबसे इंटेंस था ना, वो कहाँ था? उत्तर अमेरिका में था और पश्चिम यूरोप में था। उसका भी क्यों होगा, हम इतना डिटेल, इतना रिसर्च उपलब्ध है कि सबका उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन समय है तो हम जाएंगे। लेकिन उसमें भारत में क्या परिस्थिति थी? एक्चुअली भारत में अभी तो हमें बहुत ही हीट हो रहा है, हम बेजार बेचैन होके बैठे। तब एक्चुअली नेचुरल एयर कंडीशनिंग आप समझ सकते हैं, या थोड़ा और भी कूलर समझ सकते हैं। तो उसकी वर्णन ऋग्वेद में आपको मिलेगी। आप कभी समय मिले तो रूपा भाटी जी को बुलाएंगे, आप वो श्लोक आप वो रुचा उद्धृत करेंगे उसमें। तो शतवर्ष हिम वगैरह की वर्णन आते हैं। प्राणी का जो बैलेंस है उसमें टाइगर्स नहीं है, ऋग्वेद में टाइगर्स नहीं है, लायंस है। नरसिंह से नरव्याघ्र, ऐसी जो ट्रांजिशन है वो भी होती है। बाकी एनिमल्स की भी बात चलती है। उसका जो वर्णन आता है, लाइक क्लोथिंग कैसा पहन रहे, उसमें भी वर्णन आएगा। लेकिन और भी 10,000 साल आप बात किया करके मैं बताना चाहता हूँ कि 12 मैं नाम करेक्ट नहीं बोलूँगा अभी, मैं याद नहीं आ रहा है, एलन बोलार्ड एक इवेंट कहते हैं। अच्छा, तो बहुत सारा ठंड ही था। लेकिन जो रामायण का समय है ना 14,000 ईयर्स, तो वहाँ वर्ल्ड वाइड टेम्परेचर्स ऊपर गए थे। एज इफ लाइक अ मैजिकली रामायण होना है तो भाई टेम्परेचर ऊपर लेके जाते हैं, लिटरली। मैं ह्यूमरसली बोल रहा हूँ, ये ग्रीनलैंड का डेटा है। और बाद में फिर नीचे गया, और वो जो हम यंगर ड्रायस कहते हैं उसमें नीचे गया, फिर बाहर आ गया। लेकिन भारत में 7,000 साल छोड़ दो, 14,000 ईयर्स छोड़ दो, 70,000 ईयर्स छोड़ दो, 1 मिलियन साल भी, 1 मिलियन ईयर्स में 10 लाख साल भी आप पीछे चले जाएंगे ना, तो ऐसी परिस्थिति थी कि ह्यूमन पॉपुलेशन रहने के लिए, अच्छी तरह रहने के लिए, बहुत ही अच्छी वेदर वाइज, क्लाइमेट, पानी, अन्न, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, एनिमल्स, सब अच्छी परिस्थिति थी। ये मे भी जो इक्वेटर के पास होना और हिमालयास की वजह से। हिमालय तो सबसे बड़ा उसमें रीज़न है कि प्रोटेक्टिंग है ना पूरा। हाँ, आप 3 डिमेंशनल ग्राफ देखो तो पूरा, अभी जो पाकिस्तान हम कहते हैं वेस्ट साइड से भी प्रोटेक्ट है, पूरा प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्टेड। हाँ, वेरी वेरी ऑस्पिशियस लैंड है। अब वो सब्जेक्ट आए करके बताता हूँ कि एग्रीकल्चर में वर्ल्ड वाइड अलग जोन्स कहते हैं, एग्रीकल्चरल जोन्स, कि ये जोन में ही एप्पल्स होंगे, ये जोन में राइस होगा, ये जोन में व्हीट होगा, ऐसा करके। तो ऐसे बहुत सारे, मैं एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, बट 100 के ऊपर भी ऐसे जोन्स डिफाइन किए गए हैं। क्या आपको ये पता था कि ये सब जो जोन्स है ना, जो वर्ल्ड वाइड जो जोन्स है, वो सब जोन्स इंडिया में उपलब्ध है, आज के इंडिया में भी उपलब्ध है। दैट्स हाउ इट इज़। हाँ, मीन्स इन प्रिंसिपल हम कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा पुराना चले समय में चले जाए कि जहाँ ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये भी भारत का पार्ट था, और हाँ, तो वो इंक्लूड करेंगे तो आपको समझ में आता है कि ड्राई फ्रूट्स भी आ जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स तो आ ही जाएंगे। हाँ। लेकिन आपको ये पता है कि ग्रेप्स का ओरिजिन वर्ल्ड वाइड कहाँ है? ईरान है, मीन्स भारत ही है। एप्पल्स का ओरिजिन कहाँ है? हम तो अमेरिका में एप्पल सोचते हैं उधर होते हैं, एप्पल्स का ओरिजिन भी ईरान है। ऐसे बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी कि उसका ओरिजिन भी भारत ही है। इसमें ये मेरे दिमाग में आप ईरान की बात की, ईरान का जो अर्थ होता है द लैंड ऑफ आर्यंस, हाँ। तो ये इस पर कुछ आप? हाँ, मैं
मैं सेल्समैन हूँ। अच्छा। स्नेक सेल्समैन, किसी पे भी प्रकाश डाल सकता हूँ। आपने ईरान की बात की और अभी मैं रिसेंटली कंट्रीज के नेम को मेरा इंटरेस्ट है करेक्ट। तो अभी ईरान का संबंध आया करके लंका का बताता हूँ कि श्रीलंका तो 1972 में नाम दिया गया। श्रीलंका ये नाम 1972 में दिया गया, उसमें भी टूरिज्म का वगैरह कुछ एंगल था उनको, वैसे ईरान का जो नाम है, मेरे ईरान के फ्रेंड है, मीन्स मैं ईरानियन में भी, पर्शियन में भी 20 वाक्य बोल सकता हूँ। अच्छा। हाँ? तो होशामाती इज़ लाइक द फर्स्ट हाउ आर यू टाइप ऑफ ग्रीटिंग, तो मैं उनको भी पूछा, तो बेसिकली मीन्स आर्यन, वो खुद को भी आर्यन समझते हैं करके, वो आर्यन से ईरान आया है, आर्य के करके, और वो वेरी रिसेंट लास्ट 70 ईयर्स की बात है वो। अच्छा। नहीं तो पर्शियाई उसको समझा जाता था, तो उससे ईरान हो गया। और उनको भी पता है, वो फिर हम उस पर चर्चा करते नहीं, जैसा कि अवेस्ता वगैरह वो सब भारत की भाषा, संस्कृत तो वो भी भाषा है उसमें। लेकिन मैं आईएसएच का कंप्लीट करता हूँ। तो आईएसएच भारत में नहीं था, इसलिए ये समझना जरूरी है। उसके इफेक्ट्स हुए होंगे, टेम्परेचर्स नीचे गया होगा, लेकिन नीचे मीन्स एकदम शिवरिंग करके नहीं है, रादर प्लेजेंट हुआ होगा। एक्चुअली हमारे पास पेपर्स है। अभी जो हमारे मित्र आए थे ना, उन्होंने, मैं यहाँ आपके यहाँ आने के पहले एक नया पेपर मुझे भेजा था। वो पेपर पुराना है, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम 2010 का पेपर है, इतना भी पुराना नहीं है, 15 साल पहले का है, कि भारत में 77,000 ईयर्स अगो, अगेन देखो, मैं जस्ट बिफोर टोबा एक्सप्लोजन के जो रेफरेंसेस है, उसके बाद में की भी रेफरेंसेस है, भारत में फास्ट रिकवरी हो गई। तो फॉरेस्ट है, ग्रीनलैंड्स, अपना ग्रासलैंड्स है, और जो फॉरेस्ट है ना, वो हिमालय में भी है। 77,000 ईयर्स फॉरेस्ट लैंड्स, ग्रासलैंड्स दक्षिण में है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन हिमालय तक है। और विविध वनस्पति है, उसको पैलिनोलॉजी ऐसी ब्रांच है कि जो पोलन्स मिलते हैं ना, उससे स्टडी करके ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन से समय में कौन से प्लांट्स थे, कौन से एनिमल्स थे, उसका भी हम एक। आप तो 77,000 ईयर्स की बात कर रहे हैं। हाँ। वैसे तो रामायण में भी जो संजीवनी या और जो बूटियां हैं, वो हिमालय की ही तरफ के पर्वतों से आई है। 14,000 ईयर्स अगो, तो तब भी होना ही चाहिए, वो शिवरिंग होके नहीं चलेगा। हाँ। तो एक्चुअली बहुत अच्छा समय था। तो अभी ये शिवरिंग नहीं था, उसका एक दूसरी साक्ष्य ऐसी है कि जो हमारी सरस्वती नदी है ना, बाकी नदी भी बह रहे थे, लेकिन जो नदी अभी भी बहती है, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, ये एक पैराडॉक्स आप कह सकते हैं। जो नदी हमारे पास अभी है, उसका अभ्यास करना कठिन हो जाता है। ये गंगा कितनी पुरानी, उसका अभ्यास करना कठिन हो जाता है। सरस्वती कितनी पुरानी, थोड़ा सा सुलभ हो जाता है, बिकॉज वो है नहीं अभी, तो हम आराम से कहाँ जाके डिग कर सकते हैं, उसमें मिक्सिंग नहीं होता वगैरह वगैरह। तो सरस्वती का हमारे पास हमने बात भी की, लेकिन ये अलग एपिसोड है करके हम बात करते हैं कि सरस्वती कम से कम हमारे पास जो साक्ष्य उपलब्ध है, वो 2 लाख साल से बह रही है और कभी भी खंडित नहीं हुई है। और जो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम का जो समय है ना, जो 35,000 से लेके 20,000, तब सरस्वती का पानी का क्वांटिटी कम हो गया था, उसकी साक्ष्य भी हमारे पास है, लेकिन बंद नहीं हुई थी। इट वॉज अ पेरेनियल रिवर। तो पूरा आइस होके फ्रीज होके होगी तो पानी कम हो सकता है, लेकिन बंद नहीं हुआ था। दैट मीन्स द रिवर्स वेर फ्लोइंग। तो पानी फ्लो हो रहा है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, एयर क्वालिटी अच्छी है, एनिमल्स है। तो जो संस्कृति के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए जीने के लिए जो सब है, वो सब परिस्थिति हमारे यहाँ मिलियन ईयर्स से थी। हमें तो 1 लाख साल की बात करनी है, तो उसमें सब अच्छे थे। नीलेश जी, अब बात सरस्वती नदी पर चली गई है, और जैसा कि आपने बताया कि ये डाउट हो जाता है, और बड़े बड़े रिसर्चर्स को हुआ, तो मैं क्या हूँ कि आइस एज में कैसे नदी, और आपने बताया कि किस प्रकार से जो भारत की ज्योग्राफी रही है, उसमें आइस एज उस तरह से नहीं जिस तरह से हम इमेजिन कर लेते हैं। फिर सरस्वती नदी का आप बता रहे हैं कि लगभग 2 लाख साल का तो हमें एविडेंस मिलता है। अभी जब नदी नहीं है, तो ये क्या रीजंस होते हैं कि पूरी इतनी जो नदी है, जो इतने प्रवाह से बह रही है और जिसका इस तरह से डिस्क्रिप्शन मिलता है, वो अचानक से तो नहीं बोलूँगा, करेक्ट, लेकिन धीरे धीरे स्लोली पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो हम एक आइस एज क्या है, क्विकली 1 मिनट में बताता हूँ कि कैसा होता है। कि आइस एज आपको समझना है, जो एक्सपीरियंशियल आइस एज, तो नॉर्थ अमेरिका में हमें जाना पड़ेगा या वेस्टर्न यूरोप में,
और वो जाना पड़ेगा समझ लो 10,000 साल के पहले से। तो नॉर्थ अमेरिका में पूरा कनाडा और अमेरिका में ऑलमोस्ट ओहायो तक का जो लाइन है उधर 4 माइल्स तक के थिक आइस के लैंड के ऊपर था, लाइक ग्लेशियर्स लाइक थिंग, और जस्ट द आइस शीट वाज देयर। इतना थिक कि एक्चुअली लैंड नीचे दब गई थी। जैसे कि अभी जो 5 ग्रेट लेक्स हम कहते हैं ना अमेरिका कनाडा बॉर्डर पे, वो बेसिकली आप जियोलॉजिस्ट को पूछिए तो जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि बेसिकली दोज आर द 5 प्लेसेस कि जहाँ की लैंड नीचे दब गई वो ऊपर नहीं आई, वो है। हाँ, यूरोप में भी आप देखोगे तो वो भी लैंड पे पूरा 2 माइल्स 3 माइल्स के आइस शीट होके बैठे थे। फ्रांस, इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, ऐसा करके उसको वो आइस एज का एक्सपीरियंस है। वो भारत में लास्ट मिलियन ईयर्स में हुआ ही नहीं। तो पानी तो बह रहा था, तो इतना जो पानी बह रहा है आपने पूछा वो कब नष्ट कैसी हुई, तो अभी वो आइस एज के साथ भी थोड़ा संबंध है और भी कोई चीज़ें हैं, जियोलॉजिकल रीजंस भी है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स का ये होना। तो 2 लाख साल से मैंने कहा बीकानेर में बह रही थी, तो उधर से हम प्रारंभ करते हैं। उसके पहले बीकानेर के पहले 2 लाख साल के पहले हमारे पास एक एविडेंस है कि उसके पहले जयपुर अजमेर के एरिया से नदी बह रही थी, वेरी लाइकली द सरस्वती ओनली। और जैसे कि जो हमारी जो सब कॉन्टिनेंट इंडियन जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, वो ऊपर आके एशिया में हिट किया, ऐसा ही जो वर्णन है, इसलिए तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो होने के बाद उसके तो ऊपर नीचे जाना कुछ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट जो ऐसा हुआ है तो इट्स लाइक कमिंग अप ऐसा। तो अप आने के कारण क्या होता है, हिमालय और वो जो साउदर्न इंडियन प्लेट है उसमें अप आता है, तो यहाँ जो रिवर फ्लो हो रही है वो दूर चली जाती है, नॉर्थ वेस्ट में चली जाती है। तो हमारे पास जो डेटा है वो ऐसा बताता है, ये पद्मश्री हरिभाऊ वाकणकर जी का वर्क है 70 ईयर्स पहले का, बाद में डॉक्टर घोष ने काम किया है, और उसके बाद 85 से लेके अभी तक तो 50 लोगों ने काम किया है, बहुत सारे लोग हैं। तो जयपुर से जाने वाली जो रिवर है वो कब फ्लो हो रही थी हमें पता नहीं, उसमें संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बीकानेर से वो 1,72,000 72,000 ईयर्स से फ्लो हो रही थी। 70,000 ईयर्स तक, मीनिंग टोबा एक्सप्लोजन के समय तक वो फ्लो हो रही थी। शायद टोबा एक्सप्लोजन ने और एक उसको झटका दे दिया और वहाँ से मूव हो गई। तो बीकानेर में वो 172,000 से ईयर्स से लेके 70,000 तक बह रही है। उसके बाद जो कुछ हुआ, जियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ, उससे वो और फर्दर नॉर्थ वेस्ट में आग्नेय नैऋत्य वायव्य दिशा में मूव हो गई, और अभी जो कलिबंगा हम जहाँ कहते हैं हनुमानगढ़, सूरतगढ़, वहाँ तक आ गई। कलिबंगा में 70,000 साल पहले से जब तक वो नष्ट हो गई तब तक वो बह रही थी। एग्जैक्टली नष्ट कब हो गई वो कोई बोल नहीं सकता। लोग बहुत सारे बात कहेंगे कि एग्जैक्टली 2000 BC में नष्ट हो गई। बहुत सारे लोग सरस्वती एक्सपर्ट्स कहते हैं वो बात एग्जैक्टली सही नहीं है। वो 2000 BC क्यों कहते हैं? 2000 BC में डेफिनेटली वो नष्ट हो गई, लेकिन कोई इफ्स नो बट्स है। लेकिन हमारा जो डेटा है अनिंद्य सरकार का 2016 का क्लाइमेटोलॉजी पेपर्स है, तो उसमें हमें पता चलता है कि 4500 BCE महाभारत के बाद 1500 ईयर्स के बाद वो नष्ट होने लगी थी। महाभारत के समय में ही उसमें विनाशन का वर्णन है। तो महाभारत के समय में सरस्वती नदी गिरिभ्य आ समुद्र, हाई माउंटेन से निकल के समुद्र में जाने वाली जो नदी का, सरस्वती का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, ऐसी सरस्वती महाभारत के समय में भी नहीं थी। खोंडे करके जो रिसर्चर है, उनका 2016-17 के जो पेपर्स है उसमें ये दिखाते हैं, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री का पेपर्स है, कि लास्ट 10,000 साल में वो जो एरिया है राजस्थान, गुजरात का जो एरिया है, जो सरस्वती का एरिया में, ऐसी उसमें नदी नहीं थी कि लास्ट 10,000 साल में वो समुद्र तक जाती थी। लेकिन उनका रिसर्च ये भी बताता है कि 10,000 साल के पहले ऐसी नदी थी कि वो समुद्र तक जाती थी। इससे भी हमें ये मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद के जो वर्णन है वो कम से कम 10,000 साल पहले के वर्णन है। इतना पावरफुल एविडेंस है। तो हमने आ गए, उधर से हम आ गए और नष्ट हो गई अबाउट 6,000 ईयर्स से लेके 4,000 ईयर्स के बीच में वो नष्ट हो गई। अभी क्यों नष्ट हो गई? तो 172,000 से बीकानेर से कलिबंगा गई 70,000 ईयर्स अगो। अभी हमें 70,000 साल से लेके अभी 6,000 साल तक आना है। ओके, तो 70,000 साल में कलिबंगा में वो अभी जो एक्सप्लोर किया है वो 8 किलोमीटर्स तक वो बड़ी थी, उससे भी बड़ी होगी। एक्सप्लोर किया हुआ सिर्फ 8 किलोमीटर से।
कोई जगह हरियाणा में ऐसे पेलियो चैनल जिसको कहते हैं कि अभी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो तब सरस्वती वहाँ बहती थी रोपर के दक्षिण में, वहाँ उसका जो पात्र जिसको हम कहें उसका जो विड्थ है वो 22 किलोमीटर्स विड्थ है एक जगह सरस्वती की। मीन्स वो सतलज है, एक्चुअली सतलज को भी सरस्वती कहा जा सकता है। ओके, सतलज दक्षिण ऊपर से आ रही है, उत्तर से स्ट्रेट नॉर्थ साउथ आ रही है, यमुना पूर्व से पश्चिम में आ रही है, और उसके बीच में कुरुक्षेत्र आता है, कुरुक्षेत्र से सरस्वती आ रही है। लेकिन वो सब बड़ी नदियाँ मिलने के बाद भी उसका नाम सरस्वती ही रहा। सतलज का नाम सतलज जाके, यमुना का नाम यमुना जाके सरस्वती बन गया। ओके, तो ये बड़ी नदी है। फिर वो कम क्यों हो गई? तो हमें फास्ट फॉरवर्ड जो हमने बात की 50,000 साल पहले हम आएंगे तो यमुना सरस्वती से निकल के गंगा को मिलने लगी। तो पहले एक वो झटका मिल गया उसको, पानी कम हो गया, यमुना निकल गई। फिर आप आगे चलते आइए 35,000 ईयर्स तक चलते आइए तो क्या हो गया? अभी लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम हो गया, यानी कि जो कोल्डनेस है उसका एक्सट्रीमिटी बढ़ गया। बहुत सारा वाटर इज नाउ लैंडलॉक्ड इनटू द हिमालयाज। तो जो पानी सरस्वती में जा रहा है वो कम हो गया, ऐसा हो गया। तो उसके हमें एविडेंस भी मिलते हैं। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 20,000 ईयर्स अगो, दैट इज द एंड ऑफ लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम। तब पानी मेल्ट होने लगा, समुद्र का पानी बढ़ने लगा, तो इसका मतलब हिमालय का पानी भी ज़्यादा मेल्ट होने लगा। तो इसलिए सरस्वती पेरेनियल रिवर थी। रामायण में जो उसका वर्णन है वो फास्ट फ्लोइंग रिवर ऐसा वर्णन है रामायण में। तो रामायण में सरस्वती थी, लेकिन ज़्यादा उसका वर्णन नहीं आता। उसमें गंगा यमुना की ही बड़ी बात होती है, सतलज की भी बात होती है, शतुद्री की बात होती है। फास्ट फॉरवर्ड टू 15,000 साल पहले, 15,000 साल में और एक सरस्वती को झटका मिल गया, सबसे बड़ा झटका। जो सतलज नदी, उसमें बहुत सारा पानी है। अब आज भी आप जाके देखोगे तो सतलज बहुत बड़ी नदी है। तो वो जो स्ट्रेट नॉर्थ से साउथ आके सरस्वती का ही भाग था, सरस्वती उसको कहते थे। तो रोपर में ये सिंह और गुप्ता का IIT कानपुर का 2017 नवंबर का पेपर है नेचर कम्युनिकेशंस में। तो सडनली शार्पली वो पश्चिम में टर्न हो गई और बहने लगी पाकिस्तान 15,000 ईयर्स अगो। तो पहले रावी को मिली होगी, फिर उसके रावी के बाद वो सिंधु को मिली और ये आगे हो गया। और मैं सब वो कनेक्ट करने वाला हूँ डॉट्स। हाँ, तो 15,000 के बाद वो उधर मिल गई। इसका वर्णन रामायण में आता है। जब भरत आते हैं कई से दशरथ के जाने के बाद, तो वो जब नदी क्रॉस कर रही है तो वाल्मीकि उसका वर्णन करते हैं कि वो शतुद्री जिसका पात्र बहुत बड़ा विस्तार है और जो पश्चिम में मुड़ के बहती है। मतलब उनको पता था जनरेशंस में कि वो आती थी साउथ, हाँ, लेकिन अब उधर वो भी है। और पश्चिम में मुड़ के जो वर्णन है वो 15,000 साल में ही हो सकता है, लास्ट 15,000 ईयर्स में ही हो सकता है, उसके पहले हो नहीं सकता, बिकॉज जियोलॉजी डेटा हमें बताता है। इससे हमें समझता है कि रामायण भी लास्ट 15,000 ईयर्स में ही हो गई। ये अपर लिमिट दिखाता है। लेकिन हम फास्ट फॉरवर्ड में जाते हैं तो ये सबसे बड़ा झटका था सरस्वती के लिए, बिकॉज सतलज वॉज द बिगेस्ट रिवर गिविंग द वाटर्स। फिर बहुत सारे बातें होके गई, वो पानी कम होते गया। नाउ हम आते हैं ये सतलज का मुड़ना किस कारण से हुआ होगा? जियोलॉजी का देखो, ये जो जैसा सरस्वती ऊपर जा रही है ना, जयपुर से बीकानेर जा रही है, बीकानेर से उधर जा रही है, और फिर वो टोबा एक्सप्लोजन का भी कारण हो सकता है। ये स्पेकुलेटिव है कि जो झटका मिला उसको। आपको पता है ना, जब अपना जो वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है, अभी जो अंडमान निकोबार में कुछ साल पहले हुआ था ना, हम 10-12 साल हुआ होगा, हम ट्रेस कर रहे थे। एक्चुअली हम ऐसा भारत रक्षक फोरम आपको पता होगा, तो उसमें हम ट्रेस करते थे बहुत सारी बातें। तो अंडमान निकोबार का एक जो बेट है ना, आइलैंड है ना, उसमें क्या हुआ था पता है? वो जो इंडोनेशिया में कुछ हुआ था सुनामी। तो सुनामी तो अर्थक्वेक के कारण वगैरह अंदर होता है समुद्र के। तो उसका जो पार्ट है ना, जो लैंड थी ना, वो पानी में गया, और सीसॉ जैसा जो पानी में जो एरिया था वो ऊपर आ गया। अच्छा, ये अंडमान निकोबार के एक वन ऑफ द आइलैंड्स में हुआ था। एनीवेज द पॉइंट इज कि ये जो कुछ उसका इफेक्ट हुआ होगा, तो ऐसा वो अर्थ का जो इंडियन कॉन्टिनेंट का जो प्लेट है उसका होने के कारण वो हुआ होगा। तो सडनली वो देखो ना, ये ऊपर गया तो ऊपर टर्न होने वाली है। बट कारण कुछ भी हो, लेकिन वो हुई है तो साक्ष्य हमारे पास है, तो वो चली गई। तो उसके बाद सरस्वती को सबसे बड़ा झटका था। उसके बाद यंगर ड्राइस आ गया 11,000 से लेके 9,600 BC तक का। तो यंगर ड्राइस मीन्स क्या हुआ? फिर फ्रीजिंग आ गया, वर्ल्ड वाइड फ्रीजिंग आ गया।
अमेरिका में जो ग्लेशियर्स पीछे हटने लगे थे वो आगे फिर बढ़ने लगे, ये भी एविडेंस मिलता है। दैट मीन्स वो वर्ल्ड वाइड थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर्स आ गए, तो फिर पानी थोड़ा कम हो गया सरस्वती का। उसके बाद सरस्वती तब ऑलमोस्ट नष्ट भी हो गई थी। जैसे कि हमारा एक ऐसा ये स्पेकुलेशन है कि जो विनाशन जो जगह है ना, वो पॉसिबली रामायण के समय में भी हो सकती है, लेकिन ये हमारा स्पेकुलेशन है। लेकिन हम आगे जाते हैं तो यंगर ड्राइस में और पानी कम हो गया, तो सरस्वती नष्ट ही हो जाती थी, बिकॉज सतलज भी चली गई है, यमुना चली गई है, सब ऑल दिस थिंग्स आर देयर, यंगर ड्राइस भी हुआ है। लेकिन 7000 BC से लेके 4500 BC में, जिसके बीच में महाभारत का समय आता है, ये अनिंद्य सरकार का पेपर है 2016 का क्लाइमेटोलॉजी का पेपर, कि वो समय में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पूरा इंडिया में मानसून का इंटेंसिफिकेशन हो गया, जो हमारा मौसमी, जो हम रेन कहते हैं, तो उसके कारण सरस्वती का पुनरुज्जीवन हो गया। इसलिए आप महाभारत में 100 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 200+ डिस्क्रिप्शंस है सरस्वती के, कि कोई जगह सरस्वती बहुत अच्छा पानी के साथ बह रही है, कि बलराम जी देखते हैं और बोलते हैं कि अरे ये क्या क्या ब्यूटीफुल सीन है, ईस्ट में टर्न हो रही है। वो कभी मैं आपको मैप भेजूंगा कि जो बलराम जी कह रहे हैं ईस्ट में वो टर्न हो गई, वो आपको पेलियो चैनल में मिलता है कि कितना बड़ा चैनल है राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे, और वो ईस्ट में टर्न हुआ है। इतना डिटेल्स है हमारे पास, इतना वर्णन करते हैं। फिर महाभारत में 200 वर्णन डिस्क्रिप्शंस है कि कोई जगह वो सैंड में अदृश्य हो गई है, और कोई जगह सैंड से वो बाहर आ रही है, फिर कोई जगह सैंड में परमानेंटली अदृश्य हो रही, यानी कि वो विनाशन की जगह हो गई। और कोई जगह ऐसा डिस्क्रिप्शन है, लोमश ऋषि ये वर्णन करते हैं कि वो सैंड के नीचे से बह रही है। फिर वो ये भी बोलते हैं कि वो कैसा पता चला कि जो सैंड के ऊपर जो ग्रीनरी है, जो प्लांट्स है, वो जो ट्रीज है, उससे पता चलता है कि वो नीचे बह रही है। इतना तक हमारा विज्ञान प्रगत था तब का। तो ये कारण है। और बाद में जो 4500 में मानसून का जो इंटेंसिफिकेशन है वो फिर कम हो गया। ये जियोलॉजिकल चेंजेस तो हो ही रहे, सतलज तो पहले नहीं है, ये इसके कारण बाद में सरस्वती पूर्णतया नष्ट हो गई, और वो थोड़ा सा सीजनल रिवर बन गई, जिसको हम घग्गर रिवर कहते हैं, हाकरा घग्गर रिवर जो कहते हैं, वो सीजनल रिवर बन गई, बारिश के सीजन में बहती है, नहीं तो कुछ नहीं है। नीलेश जी, पॉडकास्ट में मुझे मतलब इतना मज़ा आ रहा है। मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो एक आज का यूथ है जो इस तरह से समझना चाहता है चीज़ों को, जहाँ पर हमें कुछ साइंटिफिक बैकिंग या फिर कुछ ऐसी बातें हो जिनसे हम कनेक्ट कर पाएँ। अब एक हमने डिसाइड किया कि हमें क्रोनोलॉजी समझनी है, लेकिन मेरे बहुत से अंदर से भी आ जाती हैं बहुत सी चीज़ें। जैसे संस्कृत मेरे हृदय के बहुत समीप है। समय मिलता है, मैं दैनिक रूप से अभ्यास करता हूँ संस्कृत भाषा का। मेरा गोल ही है कि मैं इस 2025 में संस्कृत बोलने लगूँ एट द एंड ऑफ ईयर। संस्कृत भाषा की जब बात करते हैं, विशेषकर जब पाणिनि जैसे जो उन्होंने अष्टाध्यायी की बात की है, जो अष्टाध्यायी के सूत्र मिलते हैं, और जब हम एक पावरफुल एल्गोरिदम की बात करते हैं, एक टेक्निकल लैंग्वेज की बात करते हैं, ऐसी लैंग्वेज का इवॉल्व होना। आप देखिए अभी मैं क्या देखता हूँ, जो अभी की लैंग्वेजेस हैं वो जहाँ जहाँ फैल रही हैं, पॉपुलेशन वाइज नहीं, अपने उनका जो पूरा सिस्टम है, जैसे हिंदी है तो जितना फैलता है उतना यूज़ होता है। बट संस्कृत का क्या है कि संस्कृत तो उसकी सीमा है, उसमें हम कुछ यूज़ करें। इट्स लाइक कि यूजिंग 10% ऑफ योर ब्रेन, लेकिन ब्रेन तो पूरा है। अगर ये डेवलप्ड लैंग्वेज है तो हम ये नहीं कह सकते ना कि इसकी ये सीमा, ये स्ट्रक्चर्ड है, हाईली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि आपको बस टैप करना है और नई चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ कर कुछ लैंग्वेज पे काम करना है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये एक डेवलपिंग लैंग्वेज रही है जो मिलियन ऑफ ईयर से लोगों ने इसको बनाया है, या सच पे इस पर बैठ कर काम हुआ है और उसके बाद महर्षियों ने इसको डिज़ाइन करके आगे बढ़ाया है? ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न। इसलिए कभी कभी कहता हूँ कि पहले मैं एक जनरल डिस्क्लेमर दे सकता हूँ कि आई डोंट नो, बट उसके बाद, क्योंकि मेरी पत्नी अश्विनी भी बहुत बार कहती है कि आई डोंट नो बोलो, लेकिन जो कुछ आपको पता है वो भी बोलो, क्योंकि वो जब बाकी भी पॉडकास्ट देखती है, बाकी भी वीडियोस देखती है, लोगों के एक्सपर्ट्स के देखती है, बोलते हैं कि ऐसा, वो अभी बायस्ड होगी, मैं उसका पति हूँ करके, लेकिन वो बोलती है कि वो बाकी जो लोग एक्सपर्ट खुद को कहते हैं उससे भी आपको ज़्यादा पता है। तो थोड़ी प्रेस करने वाली वाइफ है। हाँ, नहीं, मैं ये पॉडकास्ट डेडिकेट भी करता हूँ आपकी वाइफ ऑन कैमरा। और वो क्रिटिक, स्पेशल थैंक्स टू, मेरी वो बिगेस्ट एडमायरर है और बिगेस्ट क्रिटिक है। तो संस्कृत के हम एक दो तीन तरफ से देखते हैं उसमें कैसे है कि वो एक नैसर्गिक, एक वो साइंटिफिक भाषा जिसको हम कहते हैं, साइंटिफिक, वो कंप्यूटर कोड वगैरह का उसमें मत चले जाइए। साइंटिफिक भाषा इन अ वेरी डिफरेंट वे, जैसा कि ग्रामर भी उसका बना है
वो तो हम उसके भी चर्चा नहीं करेंगे। तो पहले आई डोंट नो, यहाँ से मैं प्रारंभ करता हूँ। तो फिर एक्चुअली हमें समझ में आता है कि इफ़ यू स्टार्ट विद आई डोंट नो तो आपको समझने का एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। जैसे हमारे उपनिषद में भाषा आता है कि जिसको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है उसको कुछ भी पता नहीं, ऐसी बात है। तो एक ऐसा थ्रेड ऐसा है कि जैसे भाषा तो सब बात, एनिमल्स भी भाषा में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपके एक एक्सपर्ट्स मुझे बता रहे थे कि जो वेल्स है, ब्लू वेल्स ऐसा है, तो एक ग्रुप का वेल्स है तो उनका जो स्वर निकालते हैं और वो कम्युनिकेट करते हैं, वो दूसरे जगह के वेल्स का जो ग्रुप है या कम्युनिटी है उससे अलग रहता है। बट वो जो स्वर है वो उनको समझता है एक दूसरे को एग्जैक्टली उसका क्या मीनिंग है। वो ऐसा ही है ना, समझ लो कोई कन्नड़ बात कर रहा है, कोई मराठी बात कर रहा है, कोई हिंदी बात कर रहा है। जनरल सुनने में कोई बात कर रहा है ह्यूमन बींग ऐसा आएगा, लेकिन वो मराठी जो बात कर रहे हैं वो मराठी को ही समझ में आएगा, कन्नड़ में ही समझ में आएगा। ऐसे तो एनिमल्स भी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो पाणिनि में जो महेश्वर सूत्र की बात होती है और उसमें जो एग्जैक्टली जो शिक्षा, जो हमारे से वेदांग में जो शिक्षा की बात करेंगे क ख ग घ न, तो मुझे तो लगता है मैं परफेक्ट कह रहा हूँ। तो मेरे एक मित्र है, बहुत ही एक्सपर्ट्स है शिक्षा में क्या शिक्षा मीन्स वेदांग के शिक्षा में कह रहा हूँ, वन ऑफ द वेदांग, 6 वेदांग हैं, 6 वेदांग में से जो सिंपली जो वर्णमाला है उसमें उन्होंने इतना मास्टरी की है कि वो अमेजिंग है। मैं उनको 3 दिन तक सिर्फ सुनते रहा, ओके, ये लास्ट समर में। तो उन्होंने मुझे ये इम्प्रेशन दिया, मुझे इतना टेक्निकली पता नहीं, कि बेसिकली वो जो स्वर है ना, कि हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ह्यूमन बीइंग को जो इंस्ट्रूमेंट हुआ, और उससे भी बाकी एनिमल किंगडम से हम डिस्टिंग्विश होते हैं कि हमें जो एबिलिटी आ गई है वो बहुत सारे एनिमल्स में, यानी कि मंकी, गोरिल्ला, चिंपांजी, उसमें भी नहीं है। वो कब हुई होगी उसमें हमें एग्जैक्टली उत्तर पता नहीं, लेकिन अभी जो जेनेटिक्स में लास्ट स्पेशली 35-40 ईयर्स में बहुत सारी प्रगति हो गई है, उसमें हमें जो थोड़ा सा पता लगने लगा है उसका मैं आपको बताता हूँ कि एक जीन्स है, जैसा वो हम जो बोलते हैं ना, जो सीक्वेंस रहता है, उसको कहते हैं, उसको नाम दिया है FOXP2, फॉक्स पी इन पीटर 2, ऐसा जीन्स दिया है। और उसका वो एक थोड़ा सा संबंध लगा रहे, अभी भी वो सस्पिशियस या डिस्कशन चल रहा है हाँ कि ना। तो उसका संबंध बिकॉज वो हम ह्यूमन बींग्स में मिलता है और बाकी में नहीं है, इसलिए वो सोच रहे हैं, और वो हमारा थोड़ा उच्चार के साथ संबंध है उसका, तो लगता है कि उसके कारण ह्यूमन बींग जो हम बात कर सकते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं, जो एनिमल में नहीं होता, शायद उसके कारण हुआ हो। नाउ वो FOXP2 का जो म्यूटेशन होके जो निर्माण हुआ, उसका भी स्पेकुलेटिव टाइमिंग है। वो अभी स्पेकुलेटिव टाइमिंग ऐसा समझा जाता है कि पॉसिबली 2 लाख या 3 लाख साल पहले वो शायद उसका निर्माण हुआ। वो बाद में शायद बदल सकता है, लेकिन हम उसके साथ चलते हैं। तो समझ लो उसी के समय में कभी तो हमारे भाषा का निर्माण हुआ। तो संस्कृत की जो बेसिकली शिक्षा है उसमें सब स्वर आ जाते हैं। अभी जो हम जो 12 खड़ी करते हैं ना, उसमें बहुत सारे स्वर अभी हम लेते नहीं, लेकिन जो महेश्वर सूत्र में आप देखेंगे तो उसमें मिलेंगे। उसका जो सीक्वेंस है ना, उसका भी महत्व है। एक तो पीछे से शुरू करके क ख ग घ न आगे तक आते वो है ही, लेकिन जो बर्वे साहब है, जो उनका मैं लास्ट नाम सिर्फ बताता हूँ, उन्होंने मुझे ये भी दिखाया कि वो जो महेश्वर सूत्र में जो स्प्लिट किया है, बहुत सारे आजकल के ग्रामेरियंस या संस्कृत के पंडित बोलते हैं कि वो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उन्होंने मुझे दिखाया कि वो क्यों ज़रूरी है। मैं आपको आर्टिकुलेट नहीं कर सकूंगा, लेकिन मुझे तो उन्होंने कन्विंस किया। तो उसी के कारण, बिकॉज एज इफ हमारे टेक्निकल भाषा में कहे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ये संस्कृत बनी है, ऋग्वेद की संस्कृत बनी है, और बाद में वो क्लासिकल संस्कृत उसमें से ही, वर्णमाला से ही बनी है। इसीलिए मुझे लगता है वो साइंटिफिक है। जैसे कि ग्रेविटी साइंटिफिक है, वो जैसा यूनिवर्सल आपको मिलेगी। इसी के कारण ही जब पाणिनि ने जब ग्रामर निर्माण की, या पाणिनि के पहले भी बहुत ग्रामेरियन होके गए, तो वो ग्रामर, कोई भी ग्रामर लेके आप बाकी जो दुनिया की जो भाषा है उसका भी समझ ले सकते हैं। उसका कारण ये है कि जो संस्कृत है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से बनी है, जो नैसर्गिक उपलब्धि है उससे बनी है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें एक मैं इंटरेस्टिंग, हो सकता है ये गलत भी हो, मैं बात कर रहा था, हमारे ही फेलो एक इसमें नॉलेज रखते हैं, तो वो बता रहे थे कि जैसे जो अक्षर होते हैं उनका जो इमोशन होता है उसको भी पकड़ा जाता है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल दिया था, मे बी ये सही हो या ना हो, या हम इसको कितना इंटरपोलेट कर सकते हैं मुझे नहीं पता, बट बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसे डा शब्द है, तो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में जितना भय से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो डा से आया है। जैसे हिंदी में डर है, इंग्लिश में डेंजर है। तो या फिर जहाँ पे आपके अंदर जो वीरता का भाव है, या थोड़ा सा डर का जो भाव आता है, वो डा शब्द से आता है।
अब वो इरिस्पेक्टिव ऑफ पीपल वेदर दे मेट और नॉट, लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेजेस में डा से उसी तरह के शब्द बनाए हैं। मैं और उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे कि बहुत सारी भाषा हम ऐसा कहते हैं कि संस्कृत से ही आगे निर्माण हो गई है। वेदर वो ट्रू है कि नहीं, वो एक मिनट के लिए दूर रखते हैं, लेकिन शायद उसमें भी ऐसे ही शब्द आ गए क्योंकि वो संस्कृत फर्स्ट प्रिंसिपल से बनी है। जैसे कि केमिकल्स, पीरियोडिक टेबल कहाँ भी कोई बनाए, लेकिन वो पीरियोडिक टेबल विल अप्लाई एवरीवेयर अराउंड द अर्थ। सिमिलरली भाषा की निर्मिति, जैसे आपने द की बात की, डेथ, डेंजर, डर, सिमिलरली स्थ या इंग्लिश में थर्ड, लेकिन सिर्फ थर्ड की जरूरत नहीं, स्थ से थ होता है, लेकिन दूसरी बात स्टैंडिंग, स्टेबल, हमारे यहाँ स्थिर, स्थान, स्थापना, हिंदुस्तान, स्थापना, ये जो स्वर है वो सब जगह क्यों हमें सिमिलर मिलता है? अभी स्पेनिश तो रोमेंस लैंग्वेज लैटिन से आई है, तो संस्कृत से ही है, लेकिन उसमें भी एस्टॉय, कोमो एस्टास, कैसे हो आप? क्योंकि इसमें क्या हुआ, जैसे पहले कहीं मैंने पढ़ा कि, और ये जनरल लगता है कि जब आप ये करते हैं और जब पैटर्न्स ढूंढते हैं तो माँ का बहुत अच्छा मिलता है कि सब माँ बोलते हैं, लेकिन उसमें साइंटिफिक मिल जाता है कि बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो माँ बोलते हैं, तो एक साइंटिफिक मिलता है। लेकिन जब आप और अक्षरों पे देखते हैं और इस तरह के पैटर्न्स मिलते हैं तो ये मे बी इवोल्यूशनरी हो, या फिर जो आप बोल रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो लैंग्वेज के हैं वो हमें सारी लैंग्वेजेस में उस तरह से दिखते हैं। सो एक फर्स्ट प्रिंसिपल से कारण इसमें दिखती है, या फिर संस्कृतोद्भव करके बाकी की भाषा हो गई करके मिलती है। शायद फर्स्ट प्रिंसिपल का हम ये दे सकते हैं, जैसे कि लैटिन का तो संस्कृत के साथ बहुत क्लोज संबंध है। मैं आपको बता दूं कि मैं रीजनेबली स्पेनिश बोल सकता हूँ, मीन्स स्पेन पूरा लैटिन अमेरिका में जाके मैं स्पेनिश में बोल सकता हूँ। तो मैं स्पेनिश के वर्ड, वोकैबुलरी के वर्ड ध्यान में रखने के लिए मैं ये सोचता हूँ कि मराठी में क्या बोलते हैं। आई एम नॉट किडिंग। मृत्यु तो एकदम सिंपल वर्ड है कि मुर्तेर, इटालियन में भी है मोरीरो, मुरेरो, लाइक दैट, मृत्यु, मराठी में मृत्यु। तो आई जस्ट रिमेंबर कि अच्छा उसको ऐसा कहते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हुए होंगे, लेकिन आप जो दूसरा कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, एक तो ट्रांसफर ऑफ लैंग्वेज, बट फर्स्ट प्रिंसिपल पे कारण शायद हम ऐसा कह सकते हैं, ये स्पेकुलेटिव है कि इंग्लिश जो भाषा है वो संस्कृत से दूर वाली समझी जाती है। वो जर्मेनिक लैंग्वेज फैमिली में आते हैं, जो वेस्टर्न लिंग्विस्टिक्स का जो मॉडल है, तो थोड़ी दूर जाती है संस्कृत से। लेकिन ये मैं आप कह दूं, और कोई जो हमारे प्रेक्षक है, सुनने वाले, वो कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, कि आप इंग्लिश का कोई भी शब्द ले लो, ऑफ कोर्स उसमें भी फ्रांस भाषा से शब्द गए नॉर्मन सोल्जर्स के कारण, तो इंग्लिश का एक कोई शब्द आप ले लो और इटिमोलॉजी ऑनलाइन में जाके उसको टाइप करो, और उसका रूट क्या है आपको देखते जाओ, निरुक्त जो हम कहेंगे, ऐसा करते जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये किया है लास्ट 10 ईयर्स से, तो मैं बहुत ही कर रहा हूँ। 40% ऑफ इंग्लिश वर्ड यू विल एबल टू ट्रेस इट बैक टू संस्कृत। मुझे लगता है कि शायद वो फर्स्ट प्रिंसिपल के कारण है। फर्स्ट प्रिंसिपल के कारण है। निरुक्त भी बहुत एक अच्छा विषय है जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। लैंग्वेजेस पे मुझे बात करनी थी आपसे, और ये जो आपने बताया कि ये कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं जो उस समय 2 लाख 2.5 लाख साल पहले जिस जीन की आपने बात की, फॉक्सपी2, तो वहाँ से ये, और सच में ये जो 1.5 लाख साल का मुझे लग रहा है समय है, 70,000 और इधर 50,000 आते आते तब तक इतनी अच्छी लैंग्वेज, एक संस्कृत जैसी लैंग्वेज बन गई होगी। नीलेश जी, ये तो एक अच्छा विषय हमने संस्कृत पर बात की है। एक और विषय बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं, तो एक तो गर्व का भाव रहता है भारत देश के प्रति कि अखंड भारत की बात करते हैं तो पूरी, अभी ये है कि पूरी पृथ्वी ही भारत थी अब और कुछ प्रश्न ऐसे, ये साइड के प्रश्न है कि सारे भगवान भारत में ही क्यों अवतार ले लिए अगर भगवान ने। तो मुझे ये भी जानना है कि हम भारत की बात कर रहे हैं, आपने भारत की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से आइस एज का इफेक्ट उस तरह का नहीं था और यहाँ पर एक हैबिटेबल जोन था। भारत कहाँ तक था, क्या था, वो तो एक थ्योरी हम समझेंगे। और भी चीज़ें क्या, मतलब अगर हम ट्रेस करते हैं 70,000 तक जाते हैं, तो क्या 70,000 जब हम पीछे जा रहे हैं तो केवल भारत और भारत के आसपास ही चीज़ें, लोगों में कल्चर, सिविलाइजेशन दिख रही थी, या और कहीं भी हो रही थी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। अभी ऐसा है कि जैसा कि हम पीछे पीछे समय में चले जाएंगे तो साक्ष्य कम कम होते जाती है, लाइक इट गेट्स लॉस्ट, राइट। तब भी जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है उसमें जो कुछ पता है वो मैं आपको एक संक्षिप्त में बताता हूँ। अभी बाहर जाएंगे तो उनके पास हमारे जैसे ग्रंथ नहीं है कि जिसमें पुराने वर्णन आती है,
तो फिर वी आर हैंडीकैप्ड उसमें है नहीं, क्योंकि पता ही नहीं। बट मनुष्य का प्रेजेंस कब तक था और भारतीय ग्रंथों में दूसरे जगह की जो वर्णन आती है उससे हम कब तक थे वो हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो आप दक्षिण अमेरिका में चले जाइए तो वहाँ भी आइस एज का इफेक्ट हुआ था, लेकिन ऐसे भी जगह वहाँ है कि आइस एज का इफेक्ट नहीं हुआ था। स्पेशली पूरा वर्ल्ड में जो इक्वेटोरियल बेल्ट है ना उसमें तो ज़्यादा हुआ ही नहीं था। उस जगह आपको बहुत सारे सिविलाइजेशनल एविडेंस मिलते हैं। मोस्टली सारी सिविलाइजेशन इक्वेटर पे ही है। हाँ, पर उसमें यह भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब लास्ट और बहुत बार पानी ऊपर नीचे गया है, लेकिन हम लास्ट 1,00,000 साल की बात कर रहे हैं, तो जो लास्ट 20,000 ईयर्स में जो पानी ऊपर आ रहा है उसमें बहुत सारा इंडोनेशिया का जो एरिया है, अफ्रीका का इतना नहीं, लेकिन इंडोनेशिया का जो एरिया है वो पानी के नीचे चला गया। बिकॉज इफ यू गो मोर देन 14,000 ईयर्स अगो तो लिटरली लैंड पे ही आप ऑल द वे टू द टिप ऑफ साउथ ईस्ट टिप ऑफ इंडोनेशिया तक चले जा सकते थे। जैसे कि जावा, ये सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब कनेक्टेड थे पैदल ही। इंडोनेशिया के जो 1000 आइलैंड्स है वो बहुत सारे कनेक्टेड थे। तो आप ईस्ट टिमोर तक चले जा सकते होंगे तब, मीन्स हमारे पास बैथोमेट्रिक डेटा से हम कह सकते हैं। उसके बाद एकदम सिंपल पानी में जंप मार दीजिए, थोड़ा सा स्विमिंग करिए तो डार्विन में आ गए आप ऑस्ट्रेलिया में। तो इंडोनेशिया की बहुत सारी जो सिविलाइजेशनल जगह होगी वो नीचे गई होगी। अभी आज भी देखो सिविलाइजेशन कहाँ होती है, नदी के किनारे पे होते हैं और समुद्र के तट पे होते हैं, बिकॉज फिश भी उधर मिलते हैं और समुद्र से नेविगेशन हो सकता है, जो कुछ कारण है। तो पानी जब ऊपर आएगा तो सबसे पहले झटका किसको मिलेगा? जो समुद्र के नज़दीक की जो सिविलाइजेशन है वो चली जाएगी। तो इंडोनेशिया में बहुत सारी सिविलाइजेशन चली गई, वो लोगों को पता है। दैट वॉज अ सुंद, जो पुरानी जो जगह है वो सुंद। शायद हमारी जो कथा आती है सुंद उपसुंद, ये मैं स्पेकुलेटिव कर रहा हूँ, लेकिन उसका संबंध शायद इंडोनेशिया वो इंडियन ही एरिया था, सिविलाइजेशनली इंडियन ही एरिया था। पहले की बात कर रहा हूँ, 1000-2000 ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सिविलाइजेशनल रिसरेक्शन या जो केओस है दैट मे बी मेटाफोरिकली एक्सप्लेन एज अ सुंद उपसुंद। और वो किसके लिए फाइट कर रहे थे? तिलोत्तमा, द बेस्ट ऑफ द सिस्मे सीड्स, लिटरल आप ट्रांसलेट करें तो शायद हमारे ऐसे जो पुराण की जो कथा है उसमें ये मेटाफोरिकली जो कथा है वो शायद प्रिजर्व करके रखी हुई है। तो आप दक्षिण अमेरिका में चले जाइए तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास ऐसा है, जैसे कि मोंते वेर्दे करके चिले में जगह है, 33,000 ईयर्स तक, BC तक का 35,000 ईयर्स तक उधर ह्यूमन बींग्स, पहले ह्यूमन बींग्स थे, उसका हमारे पास साक्ष्य है। आप पनामा में चले जाइए सेंट्रल अमेरिका में तो 50,000 ईयर्स तक की साक्ष्य है हमारे पास। टर्की में गोबेकिली टेपी तो 9,000 वगैरह है। जापान में आप चले जाइए तो 14,000 ईयर्स की सिविलाइजेशन साक्ष्य है। सिविलाइजेशन साक्ष्य की मैं बात कर रहा हूँ। फिर जापान का जो हामोन कल्चर था अबाउट 15,000 ईयर्स, 15,000 BC यानी कि 17,000 ईयर्स से, उसके सिमिलैरिटी, साक्ष्य की सिमिलैरिटी आपको इक्वाडोर, पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करके उसको वाल्दिया कल्चर करके कहते हैं इक्वाडोर को। तो वाल्दिया का जो इक्वाडोर का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो समझ लो लास्ट 8,000 साल का है। जापान का है वो 17,000 ईयर्स का है। लेकिन इतनी सिमिलरिटी है कि मैं वाल्दिया कल्चर के इक्वाडोर को आपको स्टैचूज दिखाऊँ और आपको पूछूं मैं कि ये कौन से दिखते हैं, तो आप बोलोगे ये जापानीज लोग दिखते हैं। तो कम से कम 8,000 साल तक के वो भी कोऑर्डिनेशन चल रहे हैं। यूरोप में भी हमें वैसे एविडेंस मिलेंगे। अफ्रीका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, अफ्रीका तो कितना भी पुराने जा सकते। ये भी मैं बता दूं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई भारत में क्या हो रहा है। तो भारत में नर्मदा के आसपास के जो एविडेंस है ना, वो भी कैसे आर्टिफिशियली उसको ट्विस्ट करके बताए गए, उसका एग्जाम्पल देता हूँ। जो नर्मदा मैन या नर्मदा वुमन आपने सुना होगा, बाद में वो ऐसा पता चला कि वो वुमन थी, पहले मैन हुआ तो ऐसा सोचा उन्होंने, इसलिए बोला वो पुराना कोई मैन है, ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। बाद में उनको समझा कि वो ह्यूमन बीइंग है लेकिन लेडी है, इसलिए उसका ब्रेन का ये साइज अलग है। तो उसका समय बताया जाता है 2,50,000 नर्मदा के इसमें। लेकिन आप एक्चुअली ओरिजिनल पेपर पे जाके देखिए, मैंने देखा है करके मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें क्या कहा है कि जो एवरेज टाइम है वो 500 मीन्स 5 लाख साल प्लस माइनस 250,000 ईयर्स। बिकॉज भारत की एंटिक्विटी किसी को माननी नहीं है जो वेस्टर्न लोगों में, तो उन्होंने जो रेंज की जो नीचे का नंबर है वो बोल दिया कि नर्मदा मैन 250,000। यही समझ लो उनको और कहाँ जगह यूरोप में मिलता था तो दे वुड हैव सेड 750,000 का मिल गया है। ऐसा सब जगह हो रहा है।
एनीवेज, तो ये सब जगह ह्यूमन बींग्स थे, हमें रेफरेंसेस मिलते हैं और हमारे भारतीय ग्रंथों में भी मिलते हैं। अभी ऋग्वेद का प्रॉब्लम ये है कि ऋग्वेद में इतने क्रिप्टिक लैंग्वेज में आ जाते हैं तो हमें समझता नहीं। लेकिन मैं यजुर्वेद या और कोई वेदों की बात करूँ तो उसमें गोल्ड है ना, तो गोल्ड जिस जगह से गोल्ड आ गया है उसकी बात होती है। तो यहाँ जाम्बूनद गोल्ड है, तो भारत के नॉर्थ में कोई जगह है तो उसकी जगह की गोल्ड है। हाटक गोल्ड है एक जगह, हाटक रिवर, तो हाटक रिवर कहाँ है पता है आपको? मीन्स भागवत पुराण में जो वर्णन आते हैं वो पाताल में है, दक्षिण अमेरिका में है। यजुर्वेद कौन सा वेद में मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने वो मेरे पास कहाँ तो रेफरेंस है। गोल्ड को नाम दिया है पारुजम, एक परिस्थिति के गोल्ड का नाम है पारुजम। तो पारुजम का नाम अभी ये लोग जब सुनेंगे ना बोलेंगे ये कुछ भी स्पेकुलेट करता है, तो इसलिए मुझे ज़रूर उनको बताना है। तो पारुजम गोल्ड इज़ फ्रॉम पेरू। तो ये जब मुझे रेफरेंस आया तो मैं मेरे पेरू के फ्रेंड को फ़ोन किया और बोला कि ये पेरू जो नाम है ना ये स्पेनिश लोगों ने दिया कि पहले से था? बिकॉज स्पेनिश लोगों ने दिया तो लास्ट 500 ईयर्स में आ गया, बट उन्होंने बोला नहीं वो पहले का नाम था। एटलीस्ट जो उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूँ। तो पारुजम गोल्ड को पारुजम म्हणजे पारुजम कहा है पेरू का गोल्ड को, जाम्बूनद का गोल्ड को जाम्बूनद गोल्ड कहा है। अभी सब जगह गोल्ड होगा ये भी जरूरी नहीं है, जैसे लंका गोल्ड में थी करके कहते हैं ना। तो मेरे जो को रिसर्चर है रूपा भाटी जी ने, उन्होंने दिखाया है कि सर्टन टाइप ऑफ चॉक या जो स्टोन था उसका जो पिगमेंट था वो ऐसा कांचन जैसा कलर का है, और उससे वो जैसा हम घर को एक पर्टिकुलर कलर देते ऐसा भी, तो कभी उसको भी गोल्ड कहेंगे। हाँ, संक्षिप्त में पूरा वर्ल्ड वाइड इक्वेटर में तो था ही था, बट इक्वेटर से दूर जगह भी बहुत सारा ह्यूमन प्रेजेंस वाज देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एक और बात सिर्फ लास्ट बता दूं, उसको नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन जो सीरिया जॉर्डन का जो एरिया है उसमें भी वेल इस्टेब्लिश्ड एग्रीकल्चर का एविडेंस है 15,000 BC का, यानी 17,000 ईयर्स का। क्योंकि अभी जो मॉडर्न लोग हैं वो बोलते हैं एग्रीकल्चर ही 7,000 साल पहले का प्रारंभ हुआ और वो भी लवांट इराक में हुआ। ये करेक्ट नहीं है, इराक में हुआ लेकिन 15,000 का वहाँ है। श्रीलंका का एविडेंस 45,000 ईयर्स का पीयर रिव्यूड पेपर है कि जहाँ वाइल्ड हार्वेस्टिंग हो रहा था, उसके बाद दे वेर स्टोरिंग द ग्रेन्स, दे वेर कुकिंग द ग्रेन्स, चारकोल सब मिल रहा है। और भारत में आपका यूपी में तो 10,000 ईयर्स पहले का तो लहुरदेव का एविडेंस ही है। इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम डिफरेंट पार्ट्स में ह्यूमन सिविलाइजेशंस को देखते हैं तो आपको क्या लगता है ये इंडिपेंडेंटली डिफरेंटली अपना अलग अलग ये ग्रो किए हैं कि क्या कोई एक एपिसेंटर रहा है जहाँ से ह्यूमंस ट्रैवल किए हैं, और वो जो अफ्रीका बताया जाता है उस थ्योरी को आप क्या मानते हैं? दो प्रश्न, एक तो एक जगह से सबसे पहले निर्माण होकर बाद में सब जगह गया नहीं। मुझे जो एविडेंस पता है और मैं जो एनालिटिकली स्टडी किया है, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर हो या इवन ह्यूमन इवोल्यूशन भी हो, वो मल्टीपल प्लेसेस में उसका निर्माण हुआ। और अभी जैसा समय जा रहा है आर्कियोलॉजी एविडेंस ज़्यादा आ रहा है तो हमें होमो हैबिलिस वगैरह ऐसे बहुत सारे स्पीसीज़ मिल रहे। अभी एक नया स्पीसीज़ मिला, अभी कितना कि वो कभी पता नहीं था। फिर इंडोनेशिया में कुछ साल पहले आपको पता होगा 3 फीट वाला एक मिला था दूसरी कैटेगरीज, वो अभी एक्सटिंक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज मिले। एग्रीकल्चर में भी मैं ये मानता हूँ मेरा स्टडी से कि वो इंडिपेंडेंट निर्माण हो गया। इसका कारण ये है कि हम सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से बात नहीं करेगा तो उसको एग्रीकल्चर कैसा पता चलेगा। ये तो एकदम मूर्खता की बात है। ऐसा है, इवोल्यूशन में हमें ये पता चला है कि डायनासोर जाने के बाद जो एंट्स का जो है ना, तो एंट्स भी एग्रीकल्चर करती है, आपको पता है ना। फंजाई की खेती करती है वो एंड्स। अच्छा। हाँ, उसको पूरा प्लांट करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको हार्वेस्टिंग करते हैं और स्टोर करके रखते हैं। और नेचर में पेपर्स है, नेचर में मीन्स वो कहते हैं कि एंड्स आर डूइंग एग्रीकल्चर फ्रॉम 45 मिलियन ईयर्स अगो। कभी कभी मुझे लोग जब पूछते हैं ना कि लेकिन नीलेश जी क्या हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना अच्छा था कि इतना 45,000 ईयर्स पहले एग्रीकल्चर करते होंगे या 10,000 ईयर्स पहले। मैं बोला मुझे ह्यूमन बीइंग के इंटेलिजेंस का पता नहीं, लेकिन एंड्स 45 मिलियन ईयर्स से कर रही है। इवन डोमेस्टिकेशन ऑफ जो एनिमल्स है ना, हम अभी जो हमारे मित्र आए थे उनके पास पेपर्स है 160,000 ईयर्स से इंडिया में जो इंडियन वुल्फ है उससे जो डिंगो डॉग हम बोलते हैं उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1,60,000 साल पहले हुआ। ऐसे रिसर्च पेपर्स है हमारे पास। लेकिन एंड्स का मैं कह दूं कि एंड्स भी 40 मिलियन ईयर्स अगो से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कर रहे हैं। जो एफिड्स रहती है ना, छोटे प्लांट्स पे जो आती है, उसके ऊपर एंड्स उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो दूर एफिड्स उनको विंग्स आके वो फ्लाई नहीं होना चाहिए करके विंग्स आ गए तो वो ट्रिम कर देती है हेयर कट जैसे।
और दैट एफिड्स रिलीज वन, उसको हनीड्यू बोलते हैं, दे रिलीज वन लाइक एक्सक्रीशन, ऐसा बलून जैसा आ जाता है ड्यू, वो एंड्स कंज्यूम करते हैं, जैसा हम गाय का दूध निकालेंगे, वो भी 40 मिलियन से चल रहा है। ये तो समझ में आया कि जो हमारी लाइफस्टाइल है या सिविलाइजेशनल जो हमारा एप्टीट्यूड है वो तो ह्यूमन अलग अलग अपना कर ही लेगा। इनफैक्ट आज भी अगर हम स्कूल्स बंद कर दें तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन सीखेंगे नहीं तो वो होगा। बट मुझे क्या जानना है कि जो एवोल्यूशन हुआ है उसमें जो फर्स्ट ह्यूमन या जो हम होमो सेपियंस के पहले भी जो जाते हैं, तो क्या वो अलग अलग जगह पे हुआ है कि या जो अफ्रीका से माइग्रेशन है? हाँ, सॉरी, आपने वो प्रश्न पूछा, मैं उसका उत्तर नहीं दिया। हाँ। तो अभी जो एकदम प्रोमिनेंट जो थियरी है ना, उसके ऊपर कहना ऐसा है कि अफ्रीका से एल, उसको एल बोलते हैं जेनेटिक्स में। अच्छा। एल का कारण ये है कि जो उनको जो फॉसिल मिला, ओल्ड लेडी का फॉसिल मिला वहाँ, वो उसको नाम दिया उन्होंने ल्यूसी करके, एल, उसको एल जीन बोलते हैं। तो वहाँ से वो अफ्रीका से बाहर आ गए। तो अभी जो हमें थोड़ा जो कुछ जेनेटिक पता है लास्ट 50-60 ईयर्स का, उसमें हम ये मान सकते हैं कि डेफिनेटली अफ्रीका से आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशंस हुआ। लेकिन ये भी मैं अब 2020 का भी मुझे नाम नहीं आ रहे, वो इधर डेनिश और स्विस ऑथर्स हैं, 2 लोग हैं, उन्होंने एक पेपर लिखा है। उन्होंने पेपर का टाइटल ही ऐसा है कि होमो इरेक्टस केम आउट ऑफ अफ्रीका, रिटर्न एज होमो सैपियंस। मैं आपको पेपर भेज दूंगा, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली रॉ मटेरियल होमो इरेक्टस, में ह्यूमरसली कह रहा हूँ, केम आउट ऑफ अफ्रीका, बेसिकली केम टू अ सोफिस्टिकेटेड फैक्ट्री कॉल्ड इंडिया, ग्रेटर इंडिया। उसमें उसको सोफिस्टिकेशन, हमने बहुत सारा कुजीन करके बहुत सारे ह्यूमन स्पीसीज बना दिए और दुनिया भर भेज दिए। एक्चुअली दैट पेपर सेज दैट, और हम दिखा सकते हैं। लेकिन मल्टीपल प्लेसेस में उसका निर्माण हुआ। अभी जो थियरी है उसमें वो बिकॉज उन्होंने अफ्रीका में किया है करके वो उसमें स्टक होके बैठे, बट मोर एंड मोर एविडेंस इज कमिंग आउट कि जिसमें ये पता चलता है कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो मल्टीपल जगह में हुआ। एग्रीकल्चर का भी वैसा ही हुआ। क्योंकि जैसे अगर हम माइग्रेशन की बात करेंगे तो उसमें जो फिर लैंड्स के बीच में जो गैप्स हैं या फिर जो सीज़ हैं, ओशंस हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि कई अभी हम ऑस्ट्रेलिया तक जा सकते थे, ऐसी भी सिचुएशन थी। तो क्या वो सिचुएशन थी या फिर वो हम नेविगेशन करना या जो हमारी नेवल टेक्नोलॉजी थी उस समय भी, मतलब 1 लाख साल 70,000 साल पहले आ गई थी? कि जैसे अभी आपने लैटिन अमेरिका की बात की कि वहाँ पर भी 45,000 40,000 का हमें एविडेंस मिलता है। तो अगर हम अफ्रीका वाली बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि फिर 50,000 तक हम शिप्स से ट्रैवल कर सकते थे। हाँ, जैसे कि बिकॉज नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपने जो पूछा था ना, हाँ, कि ह्यूमन बींग्स का निर्माण मल्टीपल प्लेसेस में हुआ क्या, तो ऐसा हुआ होगा तो दक्षिण अमेरिका में उधर से ही निकले होंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। और नेविगेशन का जो हमारे पास साक्ष्य है वो 20,000 साल तक की है। बट उसके पहले ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, शायद नेविगेशन होगा भी। साक्ष्य हमारे पास 20,000 साल की है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले नहीं था। और दूसरी बात, जब वाटर लेवल्स नीचे जाते हैं, वो बहुत बार हुआ है, लास्ट टाइम जो गए थे वो 140 मीटर्स नीचे गए थे। जब वो हो जाता है तो जो डिस्टेंसेस बिटवीन द लैंड्स और सी के जो बीच में के डिस्टेंस है वो कम हो जाते हैं। तो हमें ये तो एविडेंस, हमारे साक्ष्य हमारे पास है कि वो एक दूसरे के साथ वो गए थे। और ऋग्वेद के पीरियड की मुझे पता नहीं, बट हम बात करेंगे कि रामायण समय और रामायण के थोड़े पहले समय भी मैं आपको लेके जाऊंगा, जो हम महाबली कहते हैं और वामन अवतार, कि वहाँ समय वो दक्षिण अमेरिका में जरूर गए। नीलेश जी, हम वापस रामायण पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने जब प्रारंभ किया था ये पॉडकास्ट और आपको बताया था कि आपकी डेटिंग को अगर मैं मान लेता हूँ तो जो प्रॉब्लम्स क्या, जो मुझे जानना है कि एंटिक्विटी कैसी है, वेद फिर कहाँ फिट होते हैं, हमारी सनातन संस्कृति और जो कल्चर है किस तरह से आगे बढ़ा है। तो पीछे का तो अभी हमने जाना। आगे में एक प्रॉब्लम फिर इंडस वैली से आती है, जिसको हम सरस्वती सिंधु सभ्यता भी आज कह रहे हैं, क्योंकि अभी ये पीछे बढ़ रही है। इसको आप 4000 BC तक ले जा रहे हैं, अराउंड इंडस वैली को। इंडस वैली को तो उसको तो मैं 7000 BC तक लेके जाऊंगा। अच्छा, मेहरगढ़, हाँ, अभी जो क्या जगह है वो, राखीगढ़ी, वो भी उधर तक जाती है। तो 7000 BC तक आप जाएंगे तो आपके तो महाभारत आ गया उसमें। हाँ, तो महाभारत के कुछ ऐसे प्रमाण इंडस वैली में तो मिलते नहीं हैं, तो क्या करें? अभी का एक दृष्टांत देता हूँ आपको। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पानीपत की जगह है, उत्तर में चले जाएंगे कुरुक्षेत्र की तरफ। तो पानीपत में पानीपत 1 वॉर हुआ, पानीपत 2 हुआ और पानीपत 3 वॉर हुआ। और वो कब हुआ? लास्ट 500-600 ईयर्स में हुआ।
आप जाके उधर उत्कलन करेंगे, उधर एक म्यूज़ियम भी है, मैं देखा भी हूँ, देख भी लिया है म्यूज़ियम, लेकिन उसमें आप उत्कलन जो जो करेंगे और उसके सब ऑब्जेक्ट्स ढूंढेंगे। ये लास्ट 500 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, 500 से भी लेस ईयर्स की बात है, 300 ईयर्स की। वो पूरा ऑब्जेक्ट आप देखोगे और आपके पास पानीपत की बखर और जो हिस्ट्री रहती है वो नहीं है, तो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकोगे कि यहाँ कुछ युद्ध हुआ था। ये 300 ईयर्स 400 ईयर्स की बात है ना। वो महाभारत 7500 साल की पहले की बात है, और उसमें महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ ये हमें कब पता चलता है, क्योंकि महाभारत में ग्रंथ में ऐसा कहा है। ओके, तो उससे हम उधर डर्ट आर्कियोलॉजी का साक्ष्य मिली नहीं, इसलिए आप कहना क्या चाहते हैं कि इसलिए महाभारत नहीं हुई? नहीं, आप नहीं कह रहे, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है, वो करेक्ट है, लेकिन वो तर्कसंगत वो विचार नहीं है, बिल्कुल ही तर्कसंगत विचार नहीं है। आप भी न्याय दर्शन के अभ्यासक हैं, तो आप न्याय दर्शन में चले जाइए। फॉर एग्जांपल 4.2.29 क्या है? प्रमाण तश्चार्थ प्रतिपत्ति। जो हमारे पास एविडेंस है उसकी हम बात कर सकते हैं, जो एविडेंस है उससे ही हम कुछ अनुमान निकाल सकते हैं। जो एविडेंस है ही नहीं उसके बारे में जितना चर्चा करो उतनी व्यर्थ चर्चा है। उसके आगे का ही सूत्र बहुत ही अच्छा लगता है, जैसा हमने डिस्कशन किया कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। मैं कहता हूं कि न्याय दर्शन का जो अगला सूत्र है, सूत्र 4.2.30, वो तो एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस के भी आगे जाता है। वो सूत्र है प्रमाण अनुपपत्य उपपत्तिभ्याम। जो प्रमाण है नहीं, जैसे कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस, जो प्रमाण है नहीं, वो कोई बात सिद्ध करने के लिए उपयुक्त नहीं है, वो लोगों को समझ में आता है। लोगों के समझ में ये नहीं आता, जो सूत्र कहता है कि जो प्रमाण उपलब्ध ही नहीं है, वो बात को हम यूज करके कोई चीज, कोई बात हम असिद्ध भी नहीं कर सकते, तो उसकी हम बात ही नहीं कर सकते। मैं बोला पानीपत के युद्ध के 1, 2, 3 के आपको साक्ष्य नहीं मिलती, लोग किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो मानने में, लेकिन वो महाभारत 7500 साल के पैलेसेस कहाँ हैं और 14,000 ईयर्स के जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन किए वो पैलेसेस कहाँ हैं, उसके वर्णन करते हैं। हमारे यहाँ नहीं मिलते। उसका एक कारण है, वो भी एक पैराडॉक्स नहीं कहूँगा, ये चैलेंज है ऑफ अ लिविंग एंड सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसकी मिलती है? जो सिविलाइजेशन नष्ट हुए या नष्ट किए गए, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो सिविलाइजेशन अभी भी लिविंग है, जैसे कि भारतीय सिविलाइजेशन, उसके बारे में उसके एंशिएंट समय की इंफॉर्मेशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इफ द सिविलाइजेशन इज कंटिन्यूइंग, वेरी लाइकली दे विल यूज दैट मटेरियल और रीयूज करेंगे। जैसे कि अभी आपने इंडस वैली की बात की, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, आपको पता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो सर्वाइव हो गए, लेकिन बहुत सारे वहाँ के जो एरियाज थे उसके ब्रिक्स तो रेल ट्रैक बनाने के लिए उसका उपयोग किया गया, तो बहुत सारा डिस्ट्रॉय हुआ एविडेंस वहाँ का। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एविडेंस उपलब्ध है, अभी उसको कंपैरिजन करो आप। उसके अगेंस्ट अलेक्जेंडर का एविडेंस, मैं लोगों को कहता हूँ कि अलेक्जेंडर का आर्कियोलॉजी एविडेंस विश्व में कहाँ भी नहीं है। तो जो पाश्चिमात्य जो कोई अलेक्जेंडर को पकड़ के बैठे हैं, वो एक है हिस्टोरी के प्रोफेसर है अमेरिका में, मेरे वो विरोधी भक्त करके करते रहते हैं, नाम मुझे में याद नहीं आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि मैंने उनको पूछा, ऐसा पूछने, अब अलेक्जेंडर का एविडेंस है, मैं आपको डिलिबरेटली ये बता रहा हूँ। मैं बोला भेज दीजिए, उन्होंने लिंक भेजा, मुझे वो पता था, तब भी मैं फिर जाके पढ़ा। क्या है पता है? एक अफ्रीका में एक जगह स्टोन पे, ये वेस्ट के नीचे का पार्ट है और थोड़ा स्कर्ट पहना, जैसा स्कॉटिश कैसे लोग पहनते हैं, ऐसे टाइप का कुछ पहना है, हाफ नी तक। ऐसे 2 लोगों के चित्र है, चित्र मीन्स स्टोन में एनग्रेव किया जैसा, एक दूसरे की तरफ वो देख रहे हैं, बस कुछ इंस्क्राइब भी है, कुछ भी नहीं है। 2 ऐसा ह्यूमन बींग्स के एक दूसरे की तरफ देखने वाला, वो भी वेस्ट के नीचे वाला, कोई शस्त्रान कुछ दिख नहीं रहा है। वो दोनों का चित्र देख के कहते कि ये अलेक्जेंडर, ये और कोई। व्हाट काइंड ऑफ स्टुपिडिटी इज दिस? बट यही लोग हमें पूछते हैं कि भाई आपका डर्ट आर्कियोलॉजी एविडेंस कहाँ है? डर्ट आर्कियोलॉजी एविडेंस तो अनलिमिटेड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यही एविडेंस है। और एक छोटी सी बात बता दूं कि जो वेस्टर्न मेथोडोलॉजी है ना, उसमें क्या होता है, सपोज वो सिंधु नदी के क्रॉस में कहाँ डिग किया, तो उसको वह कहते हैं सिंधु संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि ऐसा हुआ कि दिल्ली में कुछ किया तो दिल्ली सिविलाइजेशन, फरीदाबाद में कुछ किया तो फरीदाबाद सिविलाइजेशन, पानीपत में किया तो पानीपत सिविलाइजेशन। ऐसा नहीं है ना।
आप राजस्थान में करो, हमें पता है राजस्थान में करो, आप गुजरात में करो, महाराष्ट्र में करो, तो इंडियन सिविलाइजेशन है। तो उसके जो अवशेष है वो हमें सब जगह मिलते हैं, धोलावीरा लोथल तक हमें मिलते हैं। वो जो समुद्र में जो वॉल्स बिल्ड किए हैं वो ऑल द वॉल्स महाराष्ट्र तक, गोवा तक जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी कंटिन्यूस सिविलाइजेशन। हमारे पास जो हमारे ग्रंथ है जिसमें जो वर्णन है वो विश्व में इतर जगह, थोड़े से एक्सेप्शन है, हमें समय मिला तो मैं बात करूंगा, जो भारत की सिविलाइजेशन की बात करते हैं। ग्रीक ग्रंथ भी भारतीय सिविलाइजेशन की बात करते हैं, गोइंग बैक टू 14,000 ईयर्स अगो। आपको पता है अलेक्जेंडर के आने के बाद, मतलब जो उनके अपने डिस्क्रिप्शंस हैं बुक में, वो अलेक्जेंडर के आने के बाद के जो भारत के विवरण हैं उनकी आप बात कर रहे हैं? नहीं, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो अलेक्जेंडर के आने के बाद जो मेगास्थेनिस ने जो इंडिका लिखा, नाउ इट इज़ लॉस्ट। बट उसके बाद के जो लोग हैं लाइक प्लिनी, स्ट्रैबो, उसके वो बात करते हैं, राइट। उससे हम रिकंस्ट्रक्ट किया गया है इंडिका। तो उसमें मेगास्थेनिस जो बात करते हैं, जो कल वेदवीर जी ने जो बात की थी कि 153 जनरेशन्स और 6,700 ईयर्स की, वो लिखते हैं, मेगास्थेनिस लिखते हैं कि भारत के पास 153 जनरेशन्स का और 7,000 ईयर्स का इतिहास है। उसमें भी एक है कि वो एक पहले एक किंग होके गया, उसके बाद वो 13 किंग वाज अ हेराक्लिस, एंड मेगास्थेनिस कंपेयर्स हेराक्लिस विद अ कृष्णा। हाँ, वो शूरसेनी डायनेस्टी कहते हैं। और आप अभी ट्रायंगुलेशन कर दीजिए, और उसमें बोलते हैं कि बीच में एक 1,000 सम ईयर्स चले गए, तो 13 जनरेशन के लिए 1,000, तो रिमेनिंग जनरेशन के लिए कितना, आपको पता है कितना समय आता है? 5,700 BC। मेगास्थेनिस का इंडिका भी, मैंने जो महाभारत की डेट निकाली है 5561 BC, उसको कोरोबरेट करता है। बट आपको और पीछे की बात बता दूं, क्योंकि आपने बोला अलेक्जेंडर के साथ हुआ। हेरोडोटस करके जो ग्रीक आदमी होके गया, उसका समय है 500 BC। इसके अलेक्जेंडर के भी पहले वो इजिप्ट में चला गया, उसने बुक लिखा है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो वो इजिप्ट में चला गया, तो इजिप्ट का हम सिंप्लिसिटी के लिए कहेंगे कि वो टूरिस्ट गाइड उसको मिला, समझ लो। तो उसने नील नदी, उसका नाम नील ही है, जब अमेरिकन बोलते तो नाइल होता है, ऐसा ही करके हम लगता है कि कोई अलग है, नहीं, नील नदी है। फिर डाइग्रेशन होगा। नील नदी का भी जो उगम है ना, वो जब यूरोपियन आदमी ने उसका सर्च किया, तो वो खुद एडमिट करता है, आई कैन शो यू द पेपर्स, कि उसने भारत में उसको हिंद में जो उसको मैप्स मिले, उसमें उधर का जो पर्वत है उसको सोमगिरी कहा है, अफ्रीका के पर्वत को, और नीला नदी कहा है। तो उसका मैप्स उसने उपयोग करके नीला नदी का उगम का शोध किया। ओके, वो फिर डाइग्रेशन हो गया, बट लेट मी कम बैक। तो नीला नदी के किनारे में इजिप्ट में वो टूरिस्ट गाइड ने, समझ लो, हेरोडोटस को 341 स्टैचूज दिखाए, और उसने कहा देखो ये इसका सन, ये इसका सन, ये इसका नाम, ये इसका सन, ये इसका सन, ये ऐसा पूरा नाम दिया। हेरोडोटस के बुक में, हमारे दर्शकों के लिए, हेरोडोटस का जो बुक लिखे है उसमें बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 124 से लेके 142 143, तो ये जो मैं डिस्कशन बोल रहा हूँ 142 143 चैप्टर्स का है। तो ये 341 स्टैचूज, वो कहते हैं कि 3 राजा के लिए 100 ईयर्स, ऐसा करके 341 के लिए नंबर आता है 11,340 ईयर्स। वो उन्होंने ही कैलकुलेट करके रखे हैं इधर, सिंप्लिसिटी के लिए 11,500 ईयर्स समझ लीजिए। नाउ व्हाट ही सेज इज कि ये सब जो राजा थे वो ऑर्डिनरी राजा थे, कोई उसमें भगवान नहीं था, मीन्स में गॉड नहीं था। बट आप पीछे चले जाइए चैप्टर नंबर 124, उसमें बोलते कि इसके जो पहला, जो ये 341 का जो प्रारंभ हुआ, उसका जो पहले राजा था, उसका जो राज्य कारभार था या जो उसका जो शासन था वो एकदम आइडियल था, जैसा हम जिसको हम राम राज्य कहें, और वो भगवान का अवतार था। मीनिंग मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, क्रूड ट्रांसलेशन, आप जाके देख सकते हैं। और वो राजा का नाम क्या था पता है? हेरोडोटस कहता है रामसिनितोस। हम सीताराम कहते हैं, वो राम सीता कर दिया उन्होंने ना। जो लोग हम सुन रहे बोलेंगे रामसिनितोस से आप राम सीता कहाँ कर दिया, उनको समझने में आना चाहिए कि चंद्रगुप्त का ग्रीक ऑथर जब लिखता है तो सैंड्रोकोटस होता है, तो रामसिनितोस इज मच क्लोजर टू दिस। और आप अभी फास्ट फॉरवर्ड इजिप्ट में भी करके आए तो क्या होता है, रामेसिस 1, रामेसिस 2, रामेसिस 3, वो क्या चल रहा है? राम का ही महिमा है। रामेसिस 1 की पत्नी का नाम पता है? सित्रे। आप जाके देख सकते हैं। और इनफैक्ट वो अपनी लीनियज भी तो सूर्य से लेते हैं, सन तो सूर्यवंशी सोलर ही है उनका। ये सब ऑरा देखो, सन का रेफरेंस देखो, पिरामिड्स का स्ट्रक्चर का जो ओरिएंटेशन है वो देखो। सीरिया, हम सीरिया कहते हैं वो बिकॉज वो एंग्लिसाइज नेम है। सीरिया के जो खुद लोग हैं वो सूर्या कहते हैं,
यानी कि सन। मैं गया हूँ पहले ऑयल गैस मेरा बिजनेस के इसमें, तो वो बोलते कि दे मीन्स वो भाषा में कि वो सोलर डायनेस्टी के खुद को समझते हैं। अभी 4000 ईयर्स पहले की जो मुझे अभी नाम नहीं आ रहा है, मिट्टानी और हिटाइट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको टर्की सीरिया में, उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, युद्ध में क्या कहते हैं उसको, ट्रुस हो गया समझ लो। तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट लिख रही है खंडनी, किसको क्या मिलेगा, क्या करेगा और वाई व्हाट रूल्स विल फॉलो, उसमें लिखने के पहले जो देवता के नाम लेते हैं वो सब ऋग्वेदिक देवता है। नासत्या, वरुण, मित्र, ये सब देवताओं का नाम लेके स्मरण करके हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा लिखते हैं। तो 14,000 ईयर्स तक की हेरोडोटस बात कर रहे हैं, हमारे भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। इसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से नीलेश जी बहुत कुछ जानने को मिला है। मतलब ये एंड ना हो, काश ऐसा हम कर पाते, लेकिन आप भी अब आराम लीजिए थोड़ा। बहुत देर से आप बोल रहे हैं और बहुत ढेर सारी बातों को हमने जाना है। फिर से मैं आपको इनवाइट करूँगा स्ट्राइकिंग थॉट शो पर। बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर आपसे जानना बहुत ही आनंददायक भी होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जिन पर कम से कम आप एक सुनने वाले को जाएगा, सर्च करेगा, देखेगा कि सच में ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं हैं। तो इससे क्या होता है, श्रद्धा भाव और बढ़ता है, जानने के प्रति एक उत्साह आता है। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर ये हो पाता है तो बहुत बड़ी विजय है, जहाँ पर हम आपके इतने रिसर्च वर्क और जो आप इतना पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और जो चीज़ों को कनेक्टिंग दी डॉट्स जो आपका है, उससे दर्शक कुछ सीख पाएंगे। और मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं पिछले 2 दिन से आपके साथ हूँ, मैं तो मेरे लिए ये समझ लीजिए गुरु शिष्य ही हो गया है। इसी के साथ यहाँ पर पॉडकास्ट को कंक्लूड करेंगे और किसी विषय पर फिर से आपके साथ अवश्य करेंगे। नमस्ते नीलेश। धन्यवाद।